ये आज जो कर रहा हूं ये चीजें ये पूरे के पूरे कहीं से कहीं उठाए, बिल्कुल टाइम पास नहीं होगा बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पार्टनर है बच्चों, पार्टनर। लव माय पार्टनर, पता है ना आपको पार्टनर, ये जैसे कि मियाँ बीबी, लैला मजनू, आप और XYZ, है ना। हम लोग बारिश है और मेरे एक घर छोड़ के मुझे एक मेडिकल पे कुछ लाना है, पैसे लेके गया। 4 व्हीलर गाड़ी लेने की जरूरत नहीं बेटा, निकालने को परवड़ेगा नहीं, 2 व्हीलर भी गाड़ी नहीं निकाल सकता, बहुत नजदीक है। तो बारिश से बचने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको भी पता है, छतरी या रेनकोट। निकालते किससे बचना है आपको? बारिश से। वैसे कभी कभी लेबोरेटरी में, कई प्रैक्टिकल चीजों में मैग्नेटिक फील्ड से बचना पड़ता है, और वो बचने के लिए मैग्नेटिक शील्डिंग बनाई गई है। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये जो वन शॉट होने जा रहा है ना, अगर आप डिटेल में देखोगे तो 100% आपके 5 आउट ऑफ 5 नंबर 100% इस चैप्टर में आ सकते हैं। सबसे इजीएस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर है, अंत तक देखना जरूरी है। बच्चे का आजकल कैसा होगा, रील हो गया भाई, रील स्टार जैसे, मतलब रील है भाई, सेकंड की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अच्छा पढ़ोगे, CET नीट JEE कोई भी एग्जाम हो उसमें भी टिकोगे। और ये बेसिक इतना दे दूंगा, इसके पहले ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, क्योंकि ये बहुत पहले भी वन शॉट देखो हमारे बहुत डिटेल में बनाया बच्चों। हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल, ये चैप्टर अपने आप में 5 मार्क विद ऑप्शंस की बात कर रहा हूं बच्चों, 5 मार्क के लिए चैप्टर है, ध्यान रखना। 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल हो सकते हैं या थ्योरी होगी। चलिए देखते हैं। 2026 वन शॉट है बच्चों। पहले तो मैं आप लोगों को एक बेसिक पढ़ाऊंगा ताकि चैप्टर को शुरुआत करने में और मजा आ जाए, ठीक है बच्चों। कोई भी चीज किससे बनी है? एटम। हमारे पास 2 एटम होते हैं, एक होता है ये एटम और दूसरा होता है ये एटम। हमको ये एटम पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वो आपकी वाले एटम को भूल जाना है। समझ में आया ना? अपने वाले एटम को भूल जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट करो, पता तो लगने तो कितने लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। चलिए बच्चों, हर चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। एटम में हमने सुना भी होगा, ये होता है एटम। एटम के बीच में सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, राइट है बेटा। इस न्यूक्लियस को रिवॉल्व कौन करता बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूम रहा है, समझो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो भी घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जब गोल घूमता है किसी ऑर्बिट में, उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, है ना। मोमेंटम है बट कौन सा? ऑर्बिटल वाला, गोल घूमने वाला। और एक स्पिन मोशन, जैसी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑर्बिटल। और जो अर्थ है, सॉरी, वो खुद सेल्फ रोटेट करती है 24 घंटे में, इसको स्पिन मोशन बोलते हैं। ऐसे 2 मोशंस हो रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन। सर ये तो अर्थ जैसे ही कर रहा है। हाँ, इन दोनों मोमेंटम के कारण एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम मिलता है। और ये जो मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशंस कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? करंट। कमेंट में लिखना बच्चों, कमेंट में एक्टिव रहो, मुझे पता लगने दो बच्चे सही में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ एक बार। करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मोमेंटम हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो मतलब करंट। मतलब बच्चों, जब भी कोई एटम है, एटम में सेंटर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कर रहा है, इसी को हमने क्या बोला बच्चों? इसी को क्या बोला? करंट का लूप बोला है। मतलब हर एटम में करंट का लूप होता है। श्योर, हमको शॉक क्यों नहीं लगता? बच्चों ध्यान रखना, 50 वोल्ट के नीचे का आदमी को शॉक लगता नहीं, वो सहने की ताकत है हमारे अंदर। जैसे किसी ने ऐसे थप्पड़ मारे तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन किसी ने भाई ऐसे जोर से मारे तो थप्पड़ लगेगा ना। वैसे शॉक सहन करने की ताकत, ये बहुत छोटा करंट लूप है, छोटा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? मतलब इसमें अगर किसी ने करंट पूछेंगे तो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में फ्लो का एक करंट का लूप है। अब मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा है। तो एक राइट हैंड रूल होता है बेटा, सिंपल राइट हैंड रूल मैंने पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट के दिशा में 4 उंगली करनी है। कर, कर मतलब जैसे करंट फ्लो हो रहा है, थंब कहाँ स्ट्रेच कर रहा है?
आपके तरफ। तो आपके तरफ मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड डॉट से दिखाते, बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है बेटा? बाहर आ रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है, और इसको दिखाते ऐसे डॉट से, मतलब ये है आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटसाइड बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम लूप लेता हूं और अब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता हूं। क्लॉकवाइज समझ रहे? इसको क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा देखो, घड़ी ऐसी घूमती है आपकी, घूमती है, तो 4 उंगली आपको कर करनी है करंट के दिशा में। जिस दिशा में मेरा थंब आ जाए उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड जारी, मतलब अंदर जारी बेटा। अंदर को लिखते हैं क्रॉस, क्रॉस का मतलब है ना इनसाइड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। देखा जाए तो इसको देखो, हम लोग पहचान निकले। एक्चुअली मैं आज खोलने वाला हूं मैग्नेट की पोल, मैग्नेट की पोल खोलेंगे बच्चों। बहुत ये जो मैग्नेट है ना, बहुत गलत तरीके से हम कुछ चीजें पढ़ते आ रहे हैं, उसको आज क्लियर करूंगा। और याद से बताना कि सर हाँ ये कॉन्सेप्ट कभी ना सुना है, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पे ये नॉर्थ जैसे दिखता है, बोला जाता है, और ये साउथ जैसे, इसलिए साउथ बोला है। एक्चुअल में इसको ए और बी नाम दे सकते थे, एक्स वाई नाम दे सकते थे, क्यों मैं बताऊंगा। मुझे बताओ बच्चों, यहां पे हमने क्या सीखा है आज तक? सर एक मैग्नेट होता है, इसमें एक नॉर्थ होता है, इसमें साउथ होता है, ऐसे पढ़ा होगा आपने। एक मिनट में थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। अरे क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। हाँ ठीक है, हमने क्या सीखा है सर आज तक? ऐसा एक मैग्नेट सीखा है, ऐसे ऐसे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड जाती है, साउथ पे एंड होती है, ऐसा सीखा होगा आपने। कितने लोगों ने सीखा भाई? सीखा तो सीखा, बोल देना भाई, बोल दो, ठीक है। ऐसा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में जाती है, साउथ पे एंड होती है। सही बात है क्या? देखते, मतलब मुझे बताना, इस मैग्नेट के अंदर ऐसा बोला गया है एक नॉर्थ एक साउथ है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैग्नेट के इनसाइड अंदर जाके ना कोई नॉर्थ पोल होता है ना कोई साउथ पोल होता है, पोल होता नहीं, वो करंट का लूप है बेटा। ये क्योंकि मैग्नेट किससे बना है? एटम से। एटम के अंदर क्या है बेटा? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए करंट का लूप बना। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ जैसे दिखता है, और जब करंट क्लॉकवाइज हो तब साउथ पोल होता है। इतना याद रखो, ये नॉर्थ है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के दिशा में। साउथ देखो नॉर्थ है, ये एंटी क्लॉकवाइज है मतलब नॉर्थ। एक्चुअली करंट का लूप है, कोई पोल नहीं वहां पे, ना नॉर्थ पोल है ना साउथ पोल है, वो करंट का लूप है, समझे क्या। और यहां पे क्लॉकवाइज है तो अंदर है, देखो क्लॉकवाइज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। लेकिन नाम सुना होगा करंट का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये लूप होता है, लूप मतलब अंदर से साउथ से नॉर्थ। ऐसे कैसे सर? चलो समझाता हूं बच्चों। मेरा सवाल है, क्या आपने कभी सुना है मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर? कभी भी सिंगल पोल आपको दिखाई नहीं देगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अलग कर सकते हो, मेरे 2 हाथ चिपक गए अलग कर सकते हैं, मियां बीबी के अलग कर सकते हैं, लैला मजनू को अलग कर सकते हैं। 2 चीज दुनिया में कोई भी हो उनको अलग किया जा सकता है। फिर यहां नॉर्थ और साउथ पोल इसको अलग क्यों नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा है कि सर नॉर्थ और साउथ पोल कितना भी छोटा मैग्नेट करो, छोटे टुकड़े में इतना करो कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े तो भी नॉर्थ और साउथ पोल होता ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है बच्चों? चलिए समझते हैं ऐसा क्यों। मैं टुकड़े कितना ही करूं नॉर्थ साउथ पोल होता है, पता होगा तो कमेंट करो, हाँ सर नॉर्थ साउथ पोल होता है, ऐसा क्यों? बच्चों क्या है, यहां पे एक सिंगल करंट का लूप है, ठीक है। मेरी बातों को समझना, कमेंट में जरूर आंसर देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। देखो ये मेरा हाथ है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। मुझे बताओ आपको कौन सी साइड दिखाई दे रही? तो आप क्या बोलोगे? फ्रंट, ओके। लेकिन मुझे बैक दिखाई दे रही यार, झूठ लग रहा है। देखो देखो बैक दिख रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना आपको फ्रंट, मुझे बैक। आपको कौन सी साइड दिखाई दे रही हाथों की? बैक। मुझे फ्रंट साइड दिखाई दे रही बच्चों, फ्रंट साइड। आप समझ रहे हो क्या? मतलब आपको भले यहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप इस बोर्ड के पीछे जाओगे तो वो साउथ दिखाई देगा। ये साउथ दिखाई दे रहा है आपको, बैक जाके आपको नॉर्थ दिखाई देगा बेटा। मतलब ये एक ही करंट का लूप है, ना नॉर्थ है ना साउथ है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट का लूप है भाई।
जैसे कि हम लोग मिरर में देखते हैं, हमको लेफ्ट साइड इधर की राइट साइड, मिरर में देखा होगा ना, मिरर में वैसी कहानी है बच्चों। ये बैक साइड में देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, इसमें इसमें क्लॉकवाइज दिखेगा। इधर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो पीछे बैक में क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, पीछे बैक दिखेगा। पीछे कहां से देख रहे हो, जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल दिया, फ्रंट में बैक, आपको बैक दिख रहा है, मुझे फ्रंट दिख रहा है बच्चों, वैसी कहानी है। इसीलिए ना तो नॉर्थ पोल है ना साउथ पोल है, वो एक ही पोल है, वो एक ही करंट का लूप है बेटा। और करंट के लूप को अगर तोड़ोगे तो मैग्नेट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और वो बहुत कम साइज होती है, आपको पता हो गया एटम के 10⁻10 -15 न्यूक्लियस की साइज याद होगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया पढ़ा होगा तो सोच सकते हैं। मतलब बच्चों आज आपका क्लियर पॉइंट कर रहा हूं, ना नॉर्थ पोल है ना साउथ पोल है, ये करंट का लूप है बेटा। यहां पे ये कौन है, करंट का लूप है। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्लॉकवाइज है। और रही बात सर ये क्लोज क्यों होता है, जैसे कि दो चार्जेस रहे तो ये चार्जेस पॉजिटिव, एक वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव पे एंड होती है। इसमें देखो क्लोज नहीं होता, देखो दो डायपोल रहे पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे, ये क्लोज लूप नहीं। लेकिन यहां क्लोज है, नॉर्थ से निकल के साउथ आउटसाइड, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ। ऐसे क्यों, चलिए ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये मान लेते हैं कि साउथ है, मेरे तरफ नॉर्थ है, ये आपके तरफ साउथ है, मतलब क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको करंट, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ध्यान से देखना, आपको आंसर मिलेगा कि क्लोज क्यों है। देखो मुझे आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, मैं बोल रहा हूं बाहर आ रही है। भाई तुम बोल रहे अंदर आ रही है, लेकिन मेरे तरफ तो बाहर आ रही है, देखना है क्या, देखो बाहर आ रही है कि नहीं। आपको फील क्या हो रहा है, अंदर आ रही है, मुझे फील क्या हो रहा है, बाहर आ रही है। वही तो कहानी है ना, आपको लग रहा है बाहर आ रही है, लेकिन इस साइड में से अंदर आती हुई दिखाई देगी आपको। आप समझ रहे हो क्या। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ये क्लोज लूप होता है, क्लोज लूप होता है, ध्यान रखना, क्लोज लूप होता है बेटा। कौन सा लूप होता है, क्लोज लूप होता है, ध्यान रखना। मुझे लगता है बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैग्नेट के अंदर कोई दो पोल नहीं, मैंने खोला ना मैग्नेट की पोल खोली, आज तक हमको बहुत बुरा पढ़ाया जा रहा था, बहुत गलत पढ़ाया जा रहा था कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। नहीं, करंट का लूप है। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट क्लॉकवाइज है तो अंदर। तो उसको साउथ, इसको एक्स वाई भी नाम दे सकते थे, ए और बी दे सकते थे। सर नाम क्यों दिया, वो अर्थ जो है ना अपनी एक बड़ा मैग्नेट है, अर्थ एक खुद एक मैग्नेट है बेटा, क्योंकि एटम से बनी है। तो अर्थ एक मैग्नेट होने के कारण वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ दिखाता है, इसलिए नाम दिया हमने उसको। नहीं तो ए और बी, एक्स वाई भी नाम देते थे, लेकिन पहचानने के लिए। सर फिर हर एटम में ऐसा क्यों नहीं होता भला, हर ये भी तो एटम से बना है, ये नहीं क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है मैग्नेट जैसा। तो बच्चों ये होता है स्पिन मोशन के ऊपर। जैसे कि मैग्नेट में ए स्पिन मोशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, तो ये इसको कैंसिल कर रहा है बेटा, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ऐसे समझो। तो ये सिंगल जो स्पिन मोशन होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ये जो सिंगल स्पिन मोशन वाला ये इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये सिंगल होने के बावजूद भी कुछ एटम में नहीं करते। जैसे कि मैं 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, क्या 100 स्टूडेंट 100% नॉलेज गेन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं होगा, जो भी गलती हो सकती। तो वैसे हर की प्रॉपर्टी इक्वल हो जैसी नहीं होती है, ठीक है। चलो बच्चों, मुझे लगता है कि हमारे चैप्टर को, टॉपिक्स को स्टार्ट किया जाए तो मजा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफाइन द कर्व लाइन सराउंडिंग द बार मैग्नेट। ये कर्व लाइन होती है सराउंडिंग द बार मैग्नेट के। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट कंटिन्यूसली लूप। समझ में आया, कंटिन्यूसली लूप मतलब अगर आपका बाहर से आपने बोला नॉर्थ से चालू हो गई मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पे एंड हो गई, लेकिन अंदर से साउथ से नॉर्थ होती, मैंने समझा, इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया। देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बार मैग्नेट कंटिन्यूसली क्लोज लूप है, क्लोज है ना, पूरा क्लोज हो जाता है। दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है टू साउथ पोल आउटसाइड में, बट मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। कैसे मैंने आपको समझाया, याद है ना बेटा। चलो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ बार मैग्नेट बेंड अलोंग द लेंथ, बेंड हो जाती है चलो, एंड एंटर द मैग्नेट में होते फ्रॉम अपोजिट पोल से, है ना, नॉर्थ से
बेंड होके ऐसे आके साउथ पे आती है और दोबारा इनसाइड में आती है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने बोला ना मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि एक सिंगल करंट का लूप है। भले आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा लेकिन वही साउथ है, साउथ वाला ही नॉर्थ है। देख कहाँ रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, करंट के लूप के ऊपर डिपेंड है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए नहीं होता है। हम लोगों को टॉर्क एक्टिंग ऑफ मैग्नेटिक डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट डेरिवेशन है, घबराओ मत, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा क्या मेरे को, हटा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं इसी को थोड़ा सा डायग्राम पहले ड्रॉ करके बताता हूँ। बेटा ये जो दिखता है ना, ये नॉर्थ पोल है एक्चुअल में, और ये साउथ पोल है ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड में दिखाते नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, है ना ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो दिखती है मतलब इधर नॉर्थ है इधर साउथ है बेटा, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती बाहर। इसके अंदर हमने एक मैग्नेट ले लिया, ले लो सर ले लो, ये मैग्नेट ले लिया बेटा, ठीक है। इस मैग्नेट में ये नॉर्थ है ये साउथ है। मुझे बताओ ये नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होगा सर, इस साइड में, क्यों, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, यहाँ पे नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या, कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे। या एंगल है, ये मैग्नेट ऐसे रेस्ट पे होना चाहता है ना, कोई भी मैग्नेट क्या करेगा, ऐसे रहना चाहता है। क्यों सर, देखो इधर है हमारा साउथ तो इधर नॉर्थ आना चाहता है, इधर है हमारा नॉर्थ तो इधर साउथ आना चाहता है, ऐसा रहना चाहता है। लेकिन मैंने इसको डिफ्लेक्ट किया, टॉर्क बोलते हैं इसको, टॉर्क, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होगा, यही डायग्राम है, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना बेटा, आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसके ऊपर, ठीक है। Derive the expression for potential energy of bar magnet placed in uniform magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसमें एक बार मैग्नेट रखा है, हमने रोटेट किया। जब मैं रोटेट करता हूँ उसको टॉर्क बोलते हैं, इसको हिलाता हूँ टॉर्क बोलते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना भाई टॉर्क, है ना, जैसे फोर्स होता है वैसे टॉर्क होता है, ठीक है। और टॉर्क का फार्मूला डायरेक्ट हमको लिखना है ऐसे, यम क्रॉस बी बेटा, यम क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वेक्टर को लिख रहा हूं मैं यम बी साइन थीटा, पता है ना क्रॉस रहा तो। ये डायरेक्ट फार्मूला कहां से आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। टेंशन मत लो, यहां पे थोड़ा सा डेरिवेशन तरह से डायरेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। बहुत थ्योरी लिखनी नहीं, बच्चे थ्योरी में घबरा जाते हैं बेटा। यहां पे वर्क का फार्मूला आपने बेसिक पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ऐसा। इसी फार्मूला टॉर्क इंटू डी थीटा एंगुलर में लिखते बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यस, एफ इंटू डी एस। फोर्स को के एनालॉग क्वांटिटी रोटेशन में टॉर्क है, डी एस की डी थीटा है, पता होना चाहिए। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं इंटीग्रेशन में क्यों डाल रहा हूं, इसको पकड़ के ऐसा खटक से ऐसा मत करो, हलू 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 आराम से। तो आराम से थोड़ा 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 कर रहे, तो इसको इंटीग्रेशन में डाल दे बेटा, ठीक है। और इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से मैं स्टार्ट करूंगा थीटा तक। तो ये टॉर्क ये थीटा पे डिपेंड है, ये थीटा मल्टीप्लाई नहीं है डी थीटा बेटा, यही टॉर्क है बट थीटा पे डिपेंड इसलिए लिखा है बुक में। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 टू थीटा, टॉर्क थीटा की वैल्यू है एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा बेटा। यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया गया है, एम बी बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन माइनस एम बी कॉस थीटा लिखा है। ये ऐसा लिखना थोड़ा गलत है, बट मैं बताऊंगा ऐसे बुक में क्यों लिखा है। बुक में डायरेक्ट स्टेप दी वाली देखो, टॉर्क एम क्रॉस बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, म्यू लिखा होगा आपने वहां पे, म्यू बी साइन थीटा, याद आ रहे हैं ना, म्यू बी म्यू लिखा होगा बस। तो क्रॉस है तो साइन, फिर इंटीग्रेशन क्यों किया, वर्क का फार्मूला है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा। तो टॉर्क इंटू डी थीटा कैसे लिखा पता है, एक्चुअल में फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इसकी वैल्यू एम बी साइन थीटा, एम बी को बाहर निकाला, साइन का माइनस कॉस थीटा, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिया। सर आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन नहीं आता है क्या आपको, मुझे आता है, बुक में ऐसा दिया है, बताओ क्या किया है। तो उन्होंने इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए था, मैं इधर रफ करके मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू देखो थीटा इनिशियल थीटा और ये थीटा है, ठीक है। यहाँ पे एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, देखो मैं रफ करके मिटा दूंगा वाला, एम बी इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा सबको पता है, हाइयर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो u इज इक्वल टू एम बी, ध्यान से देखना बेटा, माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इनिशियल,
समझ में आ रहा है बेटा आपको? कोई टेंशन है? ओके चलिए, मुझे इनिशियल जो थीटा है ना वो परपेंडिकुलर लिया, थीटा इनिशियल जो है मतलब वो परपेंडिकुलर है, ये केस है, मतलब ऐसा मैग्नेट को रखा तो क्या होगा बेटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, ये तो जीरो हो गया ना बेटा। तो ये लिखा है उन्होंने, ये केस मान के चल रहे हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट है, हमको भी डायरेक्ट ही करना है। हाँ, क्यों करना है सर? क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कभी कभी ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलना है आगे, उम्मीद कर रहा हूं। अब इसके हमको केसेस देखने बेटा, इसके क्या देखना है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मुझे क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 0 लिखना है। मतलब क्या सर, समझाता हूं। ये अरे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेट रखा है हमने वो इस लेवल पे, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, और साउथ इसके अपोजिट दिशा में। समझ में आ रहा है? नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। ऐसा क्यों मैंने समझा ना अभी कि ये मैग्नेट ऐसा, क्योंकि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, साउथ की तरफ नॉर्थ आता है, नॉर्थ की तरफ साउथ आता है। थीटा 0, कॉस 0 क्या होगा बेटा, कोई बताएगा? कॉस 0 1 होगा, कॉस 0 1। चलो इस इक्वेशन में डालते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी मल्टीप्लाई 1, तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी। माइनस एम बी मतलब बेटा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में मेरा जो मैग्नेट है वो स्टेबल है, स्टेबल, हिल रहा नहीं, डुल रहा नहीं। क्योंकि इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये मैग्नेट ऐसे करने की कोशिश करेगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा होका यंत्र, या हमारे घड़ी में भी आजकल आ रहा है होका यंत्र। आप थोड़ा सा डायरेक्शन करो, वो दोबारा अपना नॉर्थ साउथ दिशा दिखाता ही दिखाता है। वही इस बात पे बात कर रहा हूं। ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये एक बात है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बट ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है मैग्नेट है, मोस्ट स्टेबल है ये। चलो सेकंड कंडीशन, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग थीटा को 180 पकड़ रहे, 180, और कॉस 180 होता है -1। चलो सर समझाओ, समझाओ ये कैसे। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा मैग्नेट को हमने क्या किया, रोटेट किया। रोटेट करते हुए ये आ गया, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हो उस दिशा में नॉर्थ होना चाहिए। क्यों, मैंने समझा ना आपको, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ की तरफ आता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर साउथ है इसलिए नॉर्थ आएगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन पता होगा। तो नॉर्थ उल्टे दिशा में आ रहा है, इसका मतलब क्या, मैंने इसको रोटेट किया ऐसे। अब रोटेट वैसे किया, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब यह है कि भाई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180, कॉस थीटा है ना तो 180 है, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180, कॉस 180। मतलब u इज इक्वल टू माइनस एम बी -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस में मिल रही है एम बी। लेकिन ये मैक्सिमम है बेटा, मैक्सिमम क्यों, प्लस में है तो मैक्सिमम, प्लस में है तो मैक्सिमम होगी। बट वो मोस्ट अनस्टेबल आइटम मैग्नेट है। क्यों, क्योंकि भाई इसको छोड़ोगे ना तो वो रिटर्न वापस आ आएगा। देखो इस मैग्नेट को ऐसा घुमा दिया आपने, ऐसा था, हमने ऐसा घुमा दिया, उसको छोड़ दोगे ना वो तुरंत ऐसा रोटेट होके आएगा बेटा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये मैक्सिमम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल है मैग्नेट जो है वो मोस्ट है ना। और केस 3 नंबर पे बात करेंगे अभी, है ना, केस नंबर 3, केस नंबर 3 90, थीटा 90, शायद आपको पता होगा कॉस 90 जीरो होता है, 90 लेने के बाद आदमी जीरो होता है,
है ना सर, 90 ले लिया 0 कौन कौन लेता है कमेंट करो भाई ठीक है, इसका मतलब क्या सर कि हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है हमारा मैग्नेट। ऊपर नॉर्थ होना चाहिए, नीचे साउथ होना चाहिए, ध्यान रखना। ऊपर नॉर्थ देखो ना, मैग्नेट ऐसा है 90 को ऐसा, अगर नॉर्थ नीचे लिखते तो वो 270 हो सकता है। बहुत सोच समझ कर करना है बेटा। इस मैग्नेट ऐसा था तो नॉर्थ था अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड 90 मतलब ये, ठीक है ना। चलो सर थोड़ा सा अभी डायरेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस mv, ये 0 है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी बेटा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। 270 पे ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेशंस, और भी आगे बढ़ना है। ये तो ये केसेस हो गए, यहां तक आ सकता है। देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही आंसर इसका। अगला जो सवाल होता है, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, इसकी आप लोग फोटो निकाल सकते हो। फोटो निकालना है तो निकालो, ठीक है, फोटो निकालना है। चलिए हम लोगों को अभी निकालना है ग्राफ निकालो क्या पहले। ये ग्राफ कहां से आया, वो जो मैंने निकाला था बच्चों कि मैं देखो 0 पे था -mv, याद है जब थीटा इज इक्वल टू 0 था। जब 90 थे बेटा तो 0 था, थीटा इज इक्वल टू 90 पे 0 एंगल मिला है मुझे। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो थी प्लस में, तब थीटा हमारा 180 था। थीटा क्या था बेटा, 180 था। चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये है एनर्जी का, y एक्सिस एनर्जी और x एक्सिस थीटा के लिए। ये एनर्जी बेटा पोटेंशियल एनर्जी, और ये थीटा दिखा इस पे, ठीक है। थीटा 0 मतलब ये देखो, ये 0 90 180 दिख रहा है। थीटा 0 था तब मेरा -mv, देखो इस पे ऐसे। मैं ग्राफ निकालू क्या, मैं खुद ग्राफ निकाल रहा हूं, ठीक है। ग्राफ निकालने वाला बंदा आ गया भाई। ये 0 है, ये है mv प्लस वाला, और ये -mv। ये 0 यहां पे 90 एंगल होगा और यहां पे 180 होगा। आपको थीटा 0 है, थीटा 0, ये 0 है, ये दोनों 0 है, एनर्जी भी 0 थीटा भी 0 है, दोनों ये कॉमन कंडीशन है। तब मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी 90 पे 0, 90 पे 0, ये 90 एंगल है, यहाँ पे आना चाहिए मेरा ग्राफ। रेड पेन से करता हूँ लगे तो, ठीक है। और ये लाइन इसकी है, देखो ये लाइन इसकी है, ऐसे लाइन भी मार सकते हो। 180 थीटा 180, तब प्लस mv ऊपर दिख रहा है, देखो ये आएगा। इसको जोड़ना है भाई, जोड़ना है ऐसे, ग्राफ हो गया। समझ में आ गया क्या ग्राफ कैसे निकालते। चलो ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना भी। ये पीपीटी आपको PGMN ऐप पे मिलती बेटा, PGMN ऐप पे, ठीक है। चलो मुझे पीरियड निकालना है। क्या आपने टॉर्क इज इक्वल टू ऐसा फार्मूला पहले चैप्टर में लिखा गया, d² थीटा अपॉन dt²। जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से देखना बेटा। टॉर्क का एक रिलेशन था, टॉर्क था हमारे पास I इंटू अल्फा, याद आ रहा है बेटा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा पढ़ा होगा आपने, है ना। और अल्फा का क्या है बेटा, d ओमेगा बाई dt, कोई टेंशन तो नहीं है, ओके। चलिए तो ये है अल्फा, यहां d अपॉन dt, जो ओमेगा बेटा वो है d थीटा अपॉन dt, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो क्या रहा, अल्फा इज इक्वल टू d² थीटा अपॉन dt²। कोई टेंशन तो नहीं बेटा, ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ओमेगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई dt, ओमेगा की वैल्यू डाली। या डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव बोलो, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, बट ये एंगुलर की कहानी। तो टॉर्क या एज इट इज आई, अल्फा की वैल्यू है d² थीटा अपॉन dt²। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। हमारे पास बच्चों जो टॉर्क है वो रेस्टोरिंग टॉर्क लेना है अभी, माइनस वही फार्मूला माइनस साइन थीटा। सर अब माइनस क्यों, पहले तो प्लस लिखा था। पहले हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेट को रोटेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा, रोटेट कर रहे थे ऐसे। तो वो टॉर्क था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं आप लोग। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ऐसा है, पता है ना आपको।
ये मैग्नेट को मैं पहले क्या कर रहा था, डिफ्लेक्टिंग कर रहा था। आप छोड़ दोगे तो ये वापिस आएगा ऐसे अपने जगह पे। इसको कहते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क, लिख सकते हैं। ये कौन सा टॉर्क है बेटा, रेस्टोरिंग टॉर्क है ये, ठीक है। बट वो बहुत ज्यादा नहीं करना है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, मतलब इसको बहुत नहीं, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करते हैं फिजिक्स में, है ना भाई। जैसे कि मैं हूं लेकिन मुझे मास ऑफ पार्टिकल माना जाता है, बहुत बड़ी गड्डी है 4 व्हीलर, उसको पार्टिकल ऑफ मास माना जाता है, वैसे। तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, लेकिन टॉर्क की वैल्यू मुझे पता है, पुटअप कर रहा हूं, देखो आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा, समझे बेटा। तो ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम बी डिवाइडेड बाय आई, समझे क्या, ये थीटा। ओके, मुझे पीरियड निकालना है। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो था ऑक्सीलेशन में, ये ऑक्सीलेशन ही करेगा, ऐसा ऐसे घूम रहा है, मतलब ऑक्सीलेशन कर रहा है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर का था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बस ये एंगुलर, ये लीनियर है। देखो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पे लीनियर है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये ओमेगा की जगह पे एक्स, अच्छा मतलब ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सर एम बी डिवाइडेड बाय आई, और ये स्क्वायर गया तो रूट में आएगा सर, राइट है, एम बी डिवाइडेड बाय। क्यों कर रहे सर, आप पीरियड निकालना चाहते हैं, है ना। इसका जो ऑक्सीलेशन कर रहा है ये मैग्नेट, उसका पीरियड है, और पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। तो पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा क्या है मेरे पास, देखो एम बी डिवाइडेड बाय, डिवाइड का डिवाइड क्या होता है, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर जाता है बेटा, आई डिवाइडेड बाय एम बी, आई डिवाइड बाय एम बी, ठीक है, आई डिवाइड बाय एम बी। समझ में आ रहा होगा शायद, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी, राइट है, समझ में आ रहा है सबको। किसी को अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड या नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, है ना। चलो तो n इज इक्वल टू, इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड कुछ नहीं मतलब 1 है बेटा, 1/2 पाई रूट ऑफ एम बी डिवाइडेड बाय, बुक में नहीं है तो भी करना है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी आती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकलना जाए, ठीक है बेटा। सिंपल सा डेरिवेशन है, इसके लिए पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, और उधर हम लोगों को जो पूछा था वो याद होना चाहिए मुझे क्या करना था, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। 2 डेरिवेशन एक ही सवाल के अंदर है। एक सवाल है बच्चों जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो ये करो। अगर हम लोगों को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो ये वाला डेरिवेशन करना भूलना मत बेटा। ये एनर्जी के लिए क्वेश्चन है और वो समझ में आएगा, ठीक है। चलो रे बाबा, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा। देखो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, मैंने अभी जो बोला है ना आपको भाई कि यहाँ पे एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, ऑर्बिटल मोशन और ये स्पिन मोशन के कारण रिजल्टन मोमेंटम होता है। उसके कारण क्या होगा, समझो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल याद आ रहा है ना, कुछ क्लॉकवाइज है तो वही चीज़, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे साउथ पोल। तो 2 पोल कैसे, डज नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल, ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको। हमारा मकसद है बच्चों, अभी ये सवाल अच्छी तरह से करके रखो, मोस्ट आईएमपी में आएगा ये, मोस्ट आईएमपी में, ठीक है, मोस्ट आईएमपी में। चलिए सर क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एटम। कभी कभी एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू EVR/2, शो दैट 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, EVR/2, ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशो भी इसी के ऊपर सवाल होता है, बच्चों को नाम पता नहीं है इसलिए फंस जाते हैं, ठीक है। चलो यहां पे आपको काम करना बेटा, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। कन्वेंशियल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के दिशा के अपोजिट होता है, समझे, ओके। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, करना है आगे, कोई दिक्कत नहीं है, घूमते भाई। देखो मुझे बताओ पहले, क्या आपको बेसिक फार्मूला ये कहां से लाया बेटा, ये फार्मूला लाया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू आई इंटू ए। सर ऐसा तो नहीं लिखा था, आप कुछ अलग लिख रहे हो, बात तो सही है, मैंने वहां पे लिखा था बेटा म्यू इज इक्वल टू NIA,
मैं एक ही करंट लूप ले रहा हूं तो n की वैल्यू 1 होगी, तो बेटा I इंटू ए कैसे आ गया समझा? m को m ऑर्बिटल बोला गया है, चलेगा, m लिखा है वहां पे म्यू लिखा है, फर्क इतना है ना। इलेक्ट्रिक मोटर याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर नाम का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट था, वहां से फार्मूला उठा के मैंने लाया है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को, मुझे बताओ, करंट फ्लो हो रहा है, करंट का फार्मूला क्या है? करंट की डेफिनेशन फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो करंट की डेफिनेशन है चार्ज अपॉन टाइम बेटा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है मान के चल रहे। पीरियड का फार्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये फार्मूले आज जो पढ़ाऊंगा ये एक भी फार्मूला इस टॉपिक का नहीं है भाई, सब उधार लाए हैं। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर एलियन का टॉपिक है। ये है बेटा पीरियड, रोटेशनल डायनामिक्स में से, ऑक्सीलेशन में से फार्मूला उठाया। ये आज जो कर रहा हूं ये चीजें, ये पूरे के पूरे कहीं से कहीं उठाए, बिल्कुल टाइम पास नहीं होगा बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं, बस ओनली कंटेंट के ऊपर ध्यान देना। देखो फार्मूले याद करो, बचपन में होने चाहिए थे, नहीं हो गए सर, मैं करवा रहा हूं ना, लेकिन तो आपका काम क्या है बताना है। m ऑर्बिटल I इंटू ए, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को E लिखा है। पीरियड का फार्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट है बेटा। ओके, इस इक्वेशंस को 1 दो, इसको 2 दो सर, इसको बोलेंगे पुट इक्वेशन 2 में। चलो खोलो बरा, ये देखो E यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू E, ये ओमेगा इधर जाएगा, डिवाइड का डिवाइड, न्यूमरेटर, पता है बेटा। इस इक्वेशन को 3 बोलेंगे, चलेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी कभी सुना है बेटा? ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देखो रोटेशनल डायनामिक्स का फार्मूला है, तो ओमेगा क्या होगा सर? v बाय आर। चलो इसको भी पुट इक्वेशन 3 बोलो, पुट इक्वेशन 3। चलो करो वाला, I इज इक्वल टू देखो E बाय 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू है मेरे पास v बाय आर, ये है बेटा करंट। और यहां पे एरिया का फार्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर। ये दोनों भी फार्मूले जो है बेटा, ये और ये, इसको पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 1 में, चलेगा बेटा। ये दोनों फार्मूले करना है, चलिए चलना है बच्चों, ठीक है। चलो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू, जो करंट है बेटा वो है EV 2 पाई आर, यहां पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो जो करंट है EV बाय 2 पाई आर और एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो चलते हैं बेटा, यहां पे पाई से पाई कट हो गया, एक आर से एक आर कट हो गया। m ऑर्बिटल EVR बाय 2, ये मैग्नेट है ना, ऑर्बिटल मोशन EVR बाय 2। शो दैट, यहां तक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, ठीक है, 2 मार्क के लिए यहां तक ही शो दैट या EVR बाय 2 प्रूव करो, ऐसा सवाल आने के चांसेस है, इसलिए यहां तक तो कोई भी हालत में करना बहुत ईजी है। बचपन के फार्मूले m ऑर्बिटल I इंटू ए, चार्ज मतलब करंट मतलब चार्ज अपॉन टाइम, टाइम मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये वैल्यू पुटअप की बेटा, तो ये मिला। v मतलब क्या? आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू पुटअप की। बस इन दोनों को, एरिया तो पता है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता बेटा, फार्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो करो 2 बार 3 बार ये डेरिवेशन करके देखो तो मिलेगा। अब अगला सवाल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, गायरोमैग्नेटिक रेशो भी आता है। बच्चों हमने बहुत दिन से सीखते आ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम का MVR फार्मूला है, पता नहीं सर कहां से ला रहे हो? रोटेशनल डायनेमिक्स क्या फार्मूला बेटा? I इंटू, है ना, I इंटू ओमेगा। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr स्क्वायर बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr स्क्वायर। तो ये mr स्क्वायर यहाँ पे v बाय ओमेगा, अभी निकाला ओमेगा की वैल्यू v बाय ओमेगा, तो आर गेट भी कैंसिल, देखो MVR। तो ये सिंपल फार्मूले पता होने चाहिए। ये मास किसका है? जो चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का है। क्या सर मैं इसको भी ऐसा बना सकता हूं एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में? मैंने बोला हाँ, कैसे? देखो m ऑर्बिटल, ध्यान से देखना बेटा, E बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, MVR। ये बात समझ में आ रही बेटा? कुछ नहीं, m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यही इक्वेशन EVR बाय 2 है, बट इसको L बोल सकते हैं। हाँ सर, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ये है 2 डिवाइड बाय, है ना, 2me, और ये L एंगुलर मोमेंटम है बेटा। ध्यान रखना,
करंट की दिशा में आपको 4 उंगली करनी है, करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज था, थंब जो जिस डायरेक्शन में आ जाए ये यम है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और उसी के उल्टे दिशा में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन दिशा जिस दिशा में घूमे उस दिशा में बोल सकते हैं, लेकिन उल्टा बोलो खत्म कर दो। सर इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते तब माइनस क्यों लिखते, चलिए देखते, माइनस E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये यल है बेटा। सर ये माइनस क्यों लिखा आपने, माइनस क्यों लिखा है, माइनस लिखने का तरीका नहीं समझा सर। देखो यम और यल अपोजिट है तो यहां दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अभी लिखा है सर कि यम ऑर्बिटल इज इक्वल टू -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एंगुलर मोमेंटम, ऐसा लिखा बेटा ये, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ना लिखा तो तब ऐसा लिखा था हमने सर, राइट है, लिखा था ना ऐसे, लेकिन L इज इक्वल टू NH/2π, याद नहीं है मुझे पता है, मैं याद दिलाता हूं। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया में बोहर्स की 3 पॉस्टुलेट थ्योरी बच्चों, पहले थ्योरी, दूसरी, ये तीसरी है। पहले थ्योरी में m स्क्वायर बार है ना, लिखा होगा आपने, यस, m स्क्वायर बार इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल, है ना, E स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0, याद होगा ना, R स्क्वायर याद होगा, कुछ याद है। ये दूसरी है, सॉरी ये दूसरी है, NH/2π, और तीसरी EI-EF इज इक्वल टू H, तीसरी है, ये सेकंड पॉस्टुलेट है। पुटअप करेंगे इस इक्वेशंस में, चलो यम ऑर्बिटल लिखो, ऑर्बिटल E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है NH/2π, चलो तो यम ऑर्बिटल ENH2 2 4π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, ENH डिवाइड बाय 4πme। बेटा अगर n नंबर्स ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा EH 4π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका कैलकुलेशन किया गया बेटा, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, इनकी वैल्यू होती है, देखो मैं लिख के दूं क्या, E 1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना, H प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10⁻34 जूल सेकंड, ओके। पाई की वैल्यू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये वैल्यू पुटअप करोगे तो उनकी एक वैल्यू मिलेगी, इसी को बॉस मैग्नेटॉन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, यम को, अभी ये जो है यम है, n इज इक्वल टू 1, तो बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, और इसकी बोर्स मैग्नेटॉन की जो वैल्यू है बेटा वो मिल रही मुझे 9.274 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल रही है, 9.274 10⁻24, ये इसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, चेक कर सकते हो, ये वैल्यू मिल रही है बेटा, कोई नहीं होगा टेंशन तो देना पड़ेगा इधर ही अटेंशन, ये डेरिवेशंस करके रखवा चाहिए। एक 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, ये IMP है, 2 मार्क के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जितने भी अपने टेक्स्ट बुक में है से, कौन कौन से, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, नंबर 1, डिफाइन द सरपेटेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द विस्कोसिटी गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसे सवाल करके रखो, एक आधा सवाल आता है एग्जाम में। चलो, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, स्टेट इट्स फार्मूला एंड SI यूनिट। देखो मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल M लिखा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वैल्यू, ये चीज क्या है सर, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाओ। बेटा देखो मैंने लिया एक नेल, खिला, इस खिले के ऊपर मैंने मैग्नेट को सटाया से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, किसी छोटी टाचनी किसी को खींच सकता है, देखा होगा ना आपने, इसके ऊपर मैग्नेट को घुमाओ, छोटे पिन गिन जो होती है ना, उसको टच करो, वो चिपकेगी उसको, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया है। इसके अंदर होते हैं डायपोल, वो डायपोल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन, और वो किसी को खींच सकते, फिर किसी को अट्रैक्ट कर सकते, देखा होगा ना, इसी को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें इतने डायपोल से ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, मैंने इसके ऊपर क्या किया बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाई, तो ये डायपोल अलाइन हो गए एक्सटर्नल फील्ड के तरफ, और इसीलिए ये किसी को अट्रैक्ट कर सकते, इतने वॉल्यूम में नेट डायपोल कितने अलाइन हो चुके। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है,
रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू मतलब डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना है, इसी को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अब एम नेट मतलब एम ऑर्बिट, उसका फार्मूला था आई इंटू ए, आई यूनिट एरिया इसका एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। एस आई यूनिट निकालना है ना हमको, ये फार्मूला हो गया। अब एस आई यूनिट निकालेंगे तो इसका है सर एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। समझे बेटा क्या होगा बोला, ये मीटर स्क्वायर चला जाएगा तो ये एम्पियर पर मीटर होगा। इसके डायमेंशंस निकालते बेटा, देखो मास तो नहीं है, लेंथ है लेकिन नीचे है, टाइम भी नहीं है, आई भी लिख सकते ए भी लिख सकते, ठीक है। एम्पियर के लिए ए लिखा है मैंने, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ए भी लिख सकते, ए बुक में ए लिखा है तो ए लिखो, ठीक है। ये टी और एम नहीं भी लिखा तो चलेगा, ऐसा ही क्वेश्चंस लिखना है बस। डेफिनेशन, फार्मूला, एसआई यूनिट, डायमेंशंस। चलो बच्चों, ये डेफिनेशंस आपको काम में आ सकती है, इसलिए इसको करके रखना। ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं है, ध्यान रखना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, जिनको करना नहीं है छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ डेफिनेशन है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या, पी बाय म्यू नॉट। देखो रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू परमेबिलिटी ऑफ फील्ड। ये परमेबिलिटी क्या होती है बेटा, परमेबिलिटी का मतलब एक मैग्नेट है, उसने नॉर्थ पोल से सोल लाइन निकाली, लेकिन ये मटेरियल कितने को पास होने दे रहा है, इसको परमेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, बी बाय म्यू नॉट, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक टोटल नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। ये डेफिनेशन करना है आपकी मर्जी है। मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, ये डेफिनेशंस मैं दे रहा हूं, आपको करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटाइज द मटेरियल, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो इसका एक फार्मूला H इज इक्वल टू एन आई। ये सोलानाइड के लिए बेटा, सोलानाइड नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, बताता हूँ इसका मतलब। यहाँ पे एक ऐसा एक पाइप रहता है, ठीक है, इस पाइप को हम लोग वायर से वाउंड करते हैं, वायर से वाउंड करते हैं बेटा, और वायर से वाउंड करने के बाद ये हायर लोअर है ना, और ये की है, ये की है, हायर लोअर है, ये करंट है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझे क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जितना ज्यादा करंट और नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लाइन जितने ज्यादा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा। देखो करंट बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी, करंट बढ़ाओ और बढ़ेगी। और एन क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लाइन। इसका मतलब समझाओ सर, मैं ये बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर्स ऑफ टर्न है टोटल, 1 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में कितने, ये मतलब है। तो इंटेंसिटी की ये बात समझना जरूरी थी। मैग्नेटाइजेशन हो चुका है बच्चों हमारा, मैग्नेटाइजेशन नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो पता ही है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना, म्यू इज इक्वल टू इसका बी बाई एच, ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का एक फार्मूला, बी बाई एच, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी का सर म्यू बाय म्यू नॉट। ये क्या है सर, म्यू, ये परमेबिलिटी है मीडियम की और ये फ्री फेस की, इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी का जो फार्मूला है बच्चों, वो मैं यम के फॉर्म, इसको यम बोल सकते हैं, यम अपॉन एच बेटा, तो यम इज इक्वल टू साई एच भी बोलेंगे। सर मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन यम टू मतलब डिवाइडेड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। लेकिन ये शब्द है क्या सर, चलो समझते, चलो फ्रेश हो गए, चलो ध्यान दो, इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे क्या, ध्यान है भाई, ध्यान है, ध्यान इधर। हाँ बेटा क्या है, मैंने एक नेल लिया खिला, इसके ऊपर मैग्नेट को सटाया, तो इसके अंदर होते हैं सर डायपोल, ऐसे डायपोल थे इसके अंदर, इधर उधर कुछ पता नहीं है कहाँ है, तो है ना ऐसे। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर यूज की, तो कुछ डायपोल अलाइन होने की कोशिश कर रहे थे, पूरे तो नहीं होंगे लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ये समझ रहे। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले स्ट्रांग अप्लाई की, तो पूरे तो नहीं होंगे लेकिन कुछ हो रहे, देखो। तो ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद ये मटेरियल कितना रिस्पांस हो रहा है मैग्नेटाइजेशन होने के लिए, उस टर्म को हम लोग मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बोलेंगे। ये मेजरेबल प्रॉपर्टी बेटा, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो मटेरियल कितना रिस्पांस कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप कितना रिस्पांस कर रहे हैं भाई,
कमेंट करो। सर पूरा समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। 80 आ रहा तो 80, 70, 70 समझ में आ रहा है क्या? मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी समझा? कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो वो मटेरियल कितना रिस्पॉन्स कर रहा है मैग्नेटाइजेशन होने के लिए, इसको बोलना है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बेटा। तो ये रिलेशन दिखाना इसके, तो मैं आप लोगों को कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल कर रहा हूं बताता हूं बेटा। 1 नंबर रिलेटिव परमेबिलिटी का याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो सोलेनॉइड का क्वेश्चन था पहले चैप्टर, म्यू नॉट एन है बेटा सोलेनॉइड का। जब किसी का मैग्नेटाइजेशन होना है, मैं कौन से फार्मूला देखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम मैग्नेटाइजेशन होना। ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी, पहला चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओके बेटा, एक चौथा फार्मूला ये इस्तेमाल करने वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, झाई इंटू एच, ठीक है। एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। देखो पहला रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू बाय म्यू नॉट, ये फार्मूले याद है तो ही मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड अभी जो दिखा है उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है तो होती है म्यू नॉट एन आई। अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइजेशन हो रहा है या भी का तो उसको म्यू नॉट एम कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन झाई इंटू एच, ये फार्मूला लिखा है मैंने। अच्छा, और क्या कर सकता हूँ, और कोई फार्मूला है मेरे पास ऐसे जो बताने के लिए? हाँ, रिलेटिव परमेबिलिटी का एक फार्मूला दे सकता हूँ बेटा, वो 1 प्लस झा है। ये 5 फार्मूले अच्छी तरह से देखना, अगला डेरिवेशंस पढ़ा रहा हूँ। आई विल रिपीट, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू बाय म्यू नॉट। सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटाइजेशंस करना है तो ये फार्मूला है म्यू नॉट एम। मैग्नेटाइजेशन झाई इंटू एच, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस झाई। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैंने ले लिया भाई एक सोलेनॉइड, ध्यान से देखना भाई, ये समझ में आया तो ही समझ। देखो सोलेनॉइड क्या फार्मूला फिर पता लगेगा आपको, मैंने लिखा है वहां पे। ये है वायर वाउंड किया मैंने ऐसे, ठीक है ये, और यहाँ पे ये है इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये है हमारा, ठीक है समझे। ये है करंट, ये है हमारा करंट, ठीक है। क्या होगा बेटा इसमें, क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तैयार होती है, सबको पता है ना, राइट हैंड रूल बेटा, राइट हैंड रूल। देखो करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। इसके लिए जो इक्वेशन होगा B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बेटा, ये इक्वेशन होना चाहिए था मेरे पास, है ना। कैपिटल आई स्मॉल आई, जो भी आपकी बुक्स में लिखा होगा लिख लो। आपकी बुक्स में कैपिटल आई तो कैपिटल आई लिख लो। समझ में आया बेटा? सर इसमें थ्योरी लिखना है क्या? थ्योरी ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इज inside the solenoid is given by B is equal to म्यू नॉट एन आई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, अब ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं। एक इसके अंदर मैं रॉड डाल रहा हूं, रॉड तो रॉड के अंदर हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन। इस रॉड में होगा बेटा, ये जो रॉड है मैं जूम करके यहां दिखा रहा हूं, एक्सटर्नल फील्ड होने के कारण मैग्नेटाइजेशन हो चुका है। ऐसे डायपोल अलाइंग द मैग्नेटिक फील्ड हो गए, तो उसका इक्वेशंस कैसे लिखना है? भी मैग्नेटाइजेशन हो गया तो म्यू नॉट या मैग्नेटाइजेशन हुआ तो बेटा ये मैंने फार्मूला लिखा है, याद है ना आपको। चलो मुझे अब बताना है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई करंट के कारण और इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया, ये दोनों मिला के कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड में बताओ। तो बी नीड बोलते हैं इसको, नीड, तो वो है बी नॉट और बी एम, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। एक है सोलेनॉइड के अंदर और मैग्नेटाइजेशन होगा इस रॉड का वो, तो B इज इक्वल टू देखो यहां है म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम। क्या आपको पता है बेटा? बट यू नो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एन आई, मैंने सोलेनॉइड वहां पे भी निकाल के दिया था, याद है अभी डेफिनेशन। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच और ये म्यू नॉट एम है। मुझे लगता है म्यू नॉट को कॉमन निकाला जाए, देखो म्यू नॉट एच प्लस एम, ठीक है। तो ये B ये डिवाइड आएगा म्यू नॉट, ये एच प्लस एम, मुझे एच चाहिए, ये इसका काम है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो करने की जरूरत नहीं थी। एच इज इक्वल टू देखो B बाय म्यू नॉट माइनस एम, इसका काम है मुझे कहीं इसलिए लिख रहा हूँ। देखो बेटा ये एम इधर है तो माइनस होगा, देखो B बाय म्यू नॉट माइनस एम एच, खाली लिखने का तरीका ऐसा। मुझे यही इक्वेशंस काम में आने का, लेकिन ये इक्वेशन काम में आएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 देखो,
मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला बोला मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी के फॉर्म में झाई एच। पुटअप करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये एच और ये झाई एच। कुछ लोग काई एच बोलते हैं, बोलने दो भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। काय बोलते हैं, झाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 1 प्लस झाई, ये एच कॉमन है, समझे, कोई टेंशन तो नहीं। लेकिन बच्चों इसी को रिलेटिव देखो, मैंने फार्मूला इसलिए म्यू नॉट, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी का फार्मूला बताइए, ये एच। वाई? बिकॉज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस झाई, ये रिलेटिव परमेबिलिटी का फार्मूला था। सर अभी अभी आपने बोला रिलेटिव परमेबिलिटी का एक फार्मूला है म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो ये म्यू आर म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू लिख सकता हूं मैं ऊपर की इक्वेशन में, देखो तो B इज इक्वल टू, देखो ये म्यू एच, ऐसा भी फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। लेकिन ये किसके जगह पे इस्तेमाल किया, म्यू की। ये म्यू की वैल्यू क्या है, देखो म्यू नॉट म्यू आर, या इसको म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस जा है, बस हो गया खत्म। बुक में इतना ही लिखा है, हो गया बेटा, खत्म हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, खत्म हो गया। बहुत सिंपल और इजी है। बट आपको फार्मूले याद नहीं है तो मैं कुछ कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। दोबारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये फार्मूले मैंने वो डेफिनेशंस के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की थी, मैं दोबारा यहां पे लिख के देता हूं, आपको याद रखने हैं। पहला तो जब जब सोलेनॉइड आती है, सोलेनॉइड जब आई तो मैग्नेटिक फील्ड को बोलना पड़ता है म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड आए तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में मैंने पढ़ा है। रॉड दिख रहा है तो रॉड का जो फार्मूला बेटा मैग्नेटाइजेशन करने के लिए म्यू नॉट एम। तीसरा एक फार्मूला है बेटा, यहां पे ये फार्मूले क्यों लिख के दे रहा हूं, देखो एच इज इक्वल टू एन आई, एक फार्मूला फेमस है, ये एक फार्मूला याद आना चाहिए, ठीक है ना। एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है बेटा यहां पे मैग्नेटाइजेशन का, एक मैग्नेटाइजेशन का और फार्मूला बेटा झाई एच, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी का बाकी है क्या, हाँ वो है म्यू अपॉन म्यू नॉट। और छठवां फार्मूला याद रखना था मुझे म्यू आर का, और एक 1 प्लस झाई। इतने सारे फार्मूले याद है तो ये डेरिवेशन कुछ नहीं। सर कैसे याद करें, देखो ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी के डेफिनेशन से रिलेटिव की है ना, तो कुछ तो डेफिनेशन के ऊपर ही फार्मूले है, ठीक है। तो अच्छी तरह से नोट डाउन करना है प्रॉपर तरीके से आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं बच्चों हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बहुत सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है भाई, बस समझना जरूरी है। अभी हमने क्या किया मालूम है कि आपको, क्या किया सर, हमको कैसे पता है। मैंने अलग अलग मटेरियल ले लिए, ठीक है, अलग अलग ऐसे मटेरियल लिए, और इसके ऊपर जब मैंने मैग्नेट को सटाया, मैग्नेट को घिसाया ऐसे, तो मुझे कुछ अजीब सा देखने को मिला भाई। सर ये अजीब सा क्या है कुछ मटेरियल रिपेल कर रहे थे, कुछ वीकली अट्रैक्ट कर रहे थे, और कुछ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे थे बच्चों। और इसी से हम लोगों ने मटेरियल के क्लासीफाई किया गया, हमने क्या किया, इनको, इस मटेरियल को क्लासीफाई किया, और वही क्लासिफिकेशन हम लोग अभी मटेरियल का पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहां पे हमारे पास द बिहेवियर्स ऑफ द मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल, मैंने बताया ना आपको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने के कारण मटेरियल का क्लासिफाई करने गया। एक तो डायमैग्नेटिक था, एक पैरामैग्नेटिक नाम रखा, और एक फेरोमैग्नेटिक। सर ये किस चीज पे आपने बताया, तो ये जो डायमैग्नेटिक है बेटा, है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी हम लोगों को मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव एंड स्मॉल दिखी बच्चों, निगेटिव एंड स्मॉल दिखी थी। मतलब सर निगेटिव एंड स्मॉल का मतलब बेटा ये रिपेल कर रहा था, इसलिए मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव बोला मैंने, ठीक है ना। झाई, कुछ लोग काय बोलते हैं, जो बोलना है बोलो भाई, मुझे क्या लेना है, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये रिपेल कर रहा है क्योंकि झाई, ये मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी रिस्पॉन्स कितना कर रहा है मैग्नेटाइजेशन होने के लिए, इसको बच्चों हमने बोला था मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। तो यार रिस्पॉन्स तो नहीं, उल्टा रिपेल कर रहा है बाबा, इसलिए इसको माइनस बोला, और स्मॉल भी बोला तो बोला भाई। देख आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहां पे पैरामैग्नेटिक। अब क्या देखना है, पैरा, ठीक है, मैग्नेटिक। इसके मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी मुझे जो दिखाई दे रही थी वो पॉजिटिव थी, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है ना।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऑल डायपोल अलाइन हो रहे होंगे, बट ज्यादा नहीं अट्रैक्शन, हल्का सा, और इसलिए इसको स्मॉल बोला। एंड देन थर्ड वन इज तीसरा जो नाम है हमारे पास वो है फेरो मैग्नेटिक बोलना है। और ये जो फेरोमैग्नेटिक है इसकी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव थी, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है, बट वो ज्यादा अट्रैक्शन कर रहा था, इसीलिए इसको लार्ज या वेरी हाई ऐसे भी बोल सकते हैं। ये लार्ज अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन ज्यादा कर रहा है, इसलिए इसको लार्ज वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लार्ज। ये तीनों शब्द समझ में आए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। पहले वन बाय वन पढ़ते हैं बच्चों, कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा, उसको नोट डाउन करना है आपको। मैं इसमें इतने इंपॉर्टेंट वर्ड बता के जाऊंगा कि आपको तीनों के तीनों इजीली याद कर सके, ठीक है ना, इजीली याद कर सके। चलो, तो डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आगे है, ठीक है ना। द बिहेवियर्स ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक क्या होता है क्या ना, मैं धीमे धीमे मेरे हाथों से डायग्राम निकालूंगा ताकि पता लगे, और कैसे कैसे लिखना है वो भी पता लगेगा। बच्चों सबसे मेन ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके कुछ मैं यहां पे आपके सामने पॉइंट लिखूंगा, वही पॉइंट अगर आपने एग्जाम में लिखे तो आपका 100% नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बुक में बहुत लिखा है ना, पॉइंट वाइज भी नहीं लिखा, तो मैं पॉइंट वाइज भी लिख के देने वाला हूं। नंबर 1, सबसे पहले डायमैग्नेटिक ये जो सब्सटेंस है ना बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, ध्यान रखने यहाँ पे, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये वीकली, एक तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, पहला शब्द है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इसकी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बेटा निगेटिव एंड स्मॉल होती है, दूसरा पॉइंट लिखना है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो बेटा, ये वीकली रिपेल करता है, वीकली क्या करता है बेटा, वीकली रिपेल करता है, रिपेल, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव एंड स्मॉल है, वीकली रिपेल करता है। और जो चौथी चीज है बेटा यहाँ पे, वीकली रिपेल करता है ना, रिपेल करेगा। देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव एंड स्मॉल है, ये वीकली रिपेल करता है। और इसके एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं बच्चों, एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा, मुझे लगता है कि अलग अलग एग्जाम्पल देना पड़ेंगे उसके, है ना, कॉपर और गोल्ड हम दे सकते हैं। चलो, कॉपर, गोल्ड, ऐसे एक्सेट्रा। देखो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सवाल आता है तो पहले लिखना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिव सस्पेबिलिटी, वर्डिंग में लिखना है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी इज निगेटिव एंड स्मॉल, ये वीकली रिपेल करता है, और कॉपर गोल्ड इसका एग्जांपल है। सर इसको देखना कैसे है, देखो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस करता है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, कुछ ऐसे घूमते हैं, याद होगा आपको, कुछ ऐसे घूमते, इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे, स्पिन मोशन देखा होगा आपने इलेक्ट्रॉन का, तो ये मोशन होता है। बट हम लोगों को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं में होते होंगे। देखो ये है इलेक्ट्रॉन की पेयर, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन जो बच्चों, ये पहले ये करंट ऐसा पहला फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में होगा, कोई टेंशन नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा बेटा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में आ रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू, यहां पे ये पाथ है और यहां पे उल्टी पाथ है, कोई टेंशन तो नहीं, समझ में तो आ रहा है ना सबको। चलो अब यहां पे ध्यान रखना, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने अलग लगी, ये एक पेयर मतलब 2, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। शायद आपने ऐसा स्पिन मोशन में देखा होगा, ये याद है बेटा, ये याद है आपको, ये और ये सिंगल पिन मोशन ऐसे है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना, और आपका केमिस्ट्री में ये टॉपिक हुआ होगा तो बहुत मजा आ जाएगा। चलो भाई बढ़ना आगे। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे लगता है लीन्स लॉ, क्या नाम है लॉ का, लीन्स लॉ, जो होता है इसको अपोजिट में काम होता है, मतलब
जो हो रहा है इसको अपोज। ये लॉ हम लोग EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब वन शॉट आएगा बच्चों वहां पे देखेंगे। ठीक है, अब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा हूं। कौन सी फील्ड है ये? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये नीचे से ऐसे मैग्नेट लगा है, नीचे से सब तरफ जा रही है, लेकिन मैंने एक ही लाइन दिखाई क्योंकि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? ये देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। चलो कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने नीचे से डाली है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है। ठीक है भाई, करना है आगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो हो रहा है इसको अपोज होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट लूप ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा जो हो रहा है इसको अपोज। नीचे मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसको दबाएगा बेटा। लीन्स लॉ क्या करता है? जो हो रहा है इसको अपोज करना। तो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड है, मैं एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डालूंगा बच्चों की इसको अपोज करे, तो इसमें ऐसा करंट फ्लो होगा, ऐसा जो कि हमारे करंट जो है ये इस दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी। देखो ये नीचे से ऊपर आ रही मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट लगा है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी जो हो रहा है इसको अपोज, नीचे दबाएगी। तो करंट, राइट हैंड रूल देखो, करंट ऐसा था मैग्नेट, यहां पे भी करंट ऐसा होना चाहिए, इसमें करंट, और इस करंट को देखो आई बोला है। सर इसमें दो करंट दिखाई दे रहे हैं, हम कंफ्यूज है, दो करंट को बोले क्या बच्चों? ये जो करंट है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण है, व्हाइट कलर वाले, और जो येलो कलर में जो करंट है बच्चों, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो तैयार हुआ उसको इंड्यूस करंट, प्रेरणा, मोटिवेशन मिला। किसके कारण? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और इसलिए इसका करंट ऐसा बना है। आप समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? तो ये करंट और ये करंट अपोजिट हो गए। देखो ये इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, और ये इंड्यूस करंट जो हो रहा है इसको अपोज करने के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी, मुझे नीचे तैयार करना पड़ी इस करंट लूप में, इस करंट लूप में वो एक दूसरे का अपोज कर रही है, और इसी के कारण ये डायपोल ना के बराबर, जीरो के बराबर हो रहा है ना? ये दूसरे का अपोज, ये डायपोल नहीं काम करेगा। ठीक है ना? लेकिन यहां पे मैग्नेटिक डायपोल जो है बच्चों तैयार हो रहा है। देखो ये और ये सपोर्ट कर रहा है ना उल्टा, देखो समझे? ये करंट है क्लॉकवाइज और ये इंड्यूस करंट भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सपोर्ट कर रहा है, यहां पे डायपोल तैयार होगा। और इसीलिए बच्चों यहां पे ज्यादा करंट होने के कारण ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगी। मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की थी वहां पे यही काम कर रहा है, रिपेल करने का। रिपेल मतलब अपोज, नीचे दबाएगा। देखो ये करंट, देखो ये एक दूसरे को खा ले रहे भाई, डायपोल मोमेंट जीरो है इसका, बट इसका डायपोल, ये करंट सपोर्ट कर रहा है क्योंकि एक ही दिशा में, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी। और इसी के कारण बच्चों यहां पे रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। रिपेल बहुत नहीं होता, वीकली रिपेल होता है। तो देखो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ सर, ये मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहा है बेटा, अनस्मॉल है, वीकली रिपेल कर रहा है। हाँ सर, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा इसमें होता है। ये 4 पॉइंट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कैसे हो रहा है। चलिए देखो, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, और ये कौन है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, करंट की दिशा, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है ना उस दिशा में, जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो रहा है उसको पकड़ना है। ठीक है ना? यहां पे देखो कोई डायपोल, मैंने कोई मटेरियल ले लिया, कॉपर ले लिया, इसके अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सीधी सीधी जाती नहीं, बाहर से जाती है, रिपेल करता है। ये वीकली क्या करता है बेटा? रिपेल करता है, वीकली रिपेल करता है। ऐसा समझे क्या? ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। देखो इसमें इंड्यूस करंट कैसे तैयार होता है, यहां पे दिखाई, आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम चेक करो। ये इंड्यूस करंट, एक ऐसा करंट लूप तैयार होगा जो हो रहा है इसको अपोज, ये डैश मतलब गायब कर रहा है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम ये इंड्यूस करंट कर रहा है बच्चों। ठीक है? चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फिर हम लोग। एक्चुअल में ये डेफिनेशन है अभी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। डिफाइन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव्स एग्जांपल, इसको आपको टिक मार करना। देखो एक सब्सटेंस है विथ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते, इसमें मेन क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते और वीकली रिपेल भी करते बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड सच सब्सटेंस इज कॉल्ड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बोलो, द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर में होते, वीकली रिपेल करता ये, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को। सच सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है।
समझ में आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल कॉपर मैंने बोला था, गोल्ड है, बिस्मथ है, मिनी मेटल है, लीड, सिलिकॉन, ग्लास, वाटर, वुड एंड प्लास्टिक। याद रखना, ठीक है? जो सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं और वीकली रिपेल करता है, ऐसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। गोल्ड, कॉपर, बिस्मथ, इसकी प्रॉपर्टी आ सकती है बच्चों, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। मैंने ये जो प्रॉपर्टी बोली ना आपको, वो याद होनी चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? दूसरी बात क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव एंड स्मॉल होनी चाहिए, ये दूसरी प्रॉपर्टी लिखो। तीसरे प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे आप, क्या लिखा था हमने, ये वीकली रिपेल करता है ना, वीकली रिपेल करता है। और चौथे में मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल दिए थे, कॉपर, याद है ना बेटा, कॉपर, और यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड। बस जो जो रिपेल होते हैं वो चीजें के एग्जाम्पल देंगे। फिर क्या करेंगे, एक यूट्यूब में ऐसे हम लोग फ्लूइड लेंगे बेटा, फ्लूइड लेंगे, ये फ्लूइड लेंगे, यहाँ पे दो मैग्नेट हो, नॉर्थ और साउथ, तो ये नहीं क्या नीचे आ जाए, वीकर के पार्ट तरफ शिफ्ट हो जाए। कोई हमने मैग्नेट को ऐसे भाई ये मैग्नेट को ऐसे रखा और यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये रिपेल करेगा तो ये ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देने, बस रिपेल करने वाले एग्जाम्पल देना है। चलो पढ़ते। आपको लग रहा है कि मुकेश सर शॉर्टकट में बता रहे हो, आप पूरा डिटेल में बताइए। चलो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये वीकली क्या करता है बेटा, मैग्नेटाइज करता है। डायरेक्शन कैसे करता है, अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में डायपोल होते, हुआ ना, जो हो रहा है इसको अपोज कर रहा है, लीन्स लॉ। मैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल करता है। देखो मैंने बोला वीकली रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी कैसी होती है बेटा इसकी, स्मॉल एंड निगेटिव होती है। अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका नहीं होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट लिखना है आपको। When placed the non-uniform magnetic field, diamagnetic substance so tend to move from stronger, यहां से वीकर पार्ट की तरफ, ये यूट्यूब में होता है। अगर आपने दो मैग्नेट रखे ऐसे फ्लूइड, तो यहाँ पे देखा डिप्रेशन, मिडल में डिप्रेशन होते हुए दिखाई देगा क्योंकि रिपेल करता है, डिप्रेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। बाद में डायमैग्नेटिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द पोल पीसेस मैग्नेट, अभी अभी जो दिखाया हमने। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब रिमूव करोगे, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया ना बेटा, दिया ना, नीचे से दिया था तभी वो हुआ था, नहीं तो नहीं होता। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकाल दोगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेस करता है मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म। मतलब व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करोगे तब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, लॉसेस इज मैग्नेटिज्म करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव एंड स्मॉल होती है, वीकली रिपेल करता है भाई। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करोगे तो वो अपनी मैग्नेटाइजेशन लॉस करता है। ये एक पॉइंट लिख सकते थे, उसके पांचवें पॉइंट लिख सकते थे। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे आगे बेटा, ये डायपोल है, ऐसे है ना, डायपोल है, रैंडम डिसऑर्डर मोशन में घूम रहे। क्यों घूम रहे सर, क्या कारण है बच्चों, थर्मल एनर्जी होती है, ये थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व करता है और रैंडम डिसऑर्डर में डायपोल मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, B इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ी सी वीक मैग्नेटिक फील्ड, B नॉट इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कुछ डायपोल अलाइन हो गए एक्सटर्नल फील्ड की तरफ। यहाँ पे B नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया हमने थोड़ा सा, तो पूरे के पूरे जितने डायपोल्स थे इसके अंदर अलाइन द मैग्नेटिक फील्ड के तरफ हो गया। अलाइन मतलब जिस दिशा में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में डायपोल हो गए। ये अट्रैक्शन करते बेटा, डायपोल एक ही दिशा में मूव हो रहे और सेम डायरेक्शन में हो, तो ये देखो बाहर जाने वाली भी अंदर जाती है, ऐसे बाहर जाने वाली भी अंदर जा रही है। एक्चुअल में कुछ लाइन बाहर जानी चाहिए थी लेकिन खुद के अंदर सिकुड़ ले रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है तब डायपोल रैंडम डिसऑर्डर, नेट डायपोल मोमेंट नहीं मिलता। नेट डायपोल मोमेंट, इसका रिजल्टेंट मोमेंट देखो तो 0 मिलेगा। इसके कुछ हो जाएंगे,
कुछ नहीं होगी क्योंकि वीक है। स्ट्रांग की तो पूरे के पूरे जितने डायपोल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ हो जाएगा, और ये अट्रैक्शन इसीलिए करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ डायपोल हुआ तो अट्रैक्शन होता है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीजें देखो। ऐसा सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, इसी को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। पैरामैग्नेटिक एग्जांपल मत लिखना बच्चों, ये है ना, हमारे एग्जाम्पल कुछ और है इसलिए मैं यहाँ पे उसको हटा रहा हूँ बेटा। आप लिख सकते हैं H2O ऑक्सीजन, है ना, जो भी दिया होगा, H2O वाटर, है ना, ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल दे सकते हो एक्सेट्रा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता बेटा, ठीक है। दोबारा मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट लिख के दे रहा हूँ इसके अंदर भी शॉर्टकट में। पहले तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बेटा। वहां पे पेयर्ड थे ना, ज्यादा बड़ा लिख रहा हूँ क्या, 1 मिनट। यहाँ पे क्या होगा बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर 2, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव। जब अट्रैक्शन आ जाए तब पॉजिटिव लिखना है, बट ज्यादा नहीं, छोटा सा अट्रैक्शन है बेटा तो स्मॉल बोलो। ये क्या कर रहा है बेटा, वीकली अट्रैक्ट करता है ना, बहुत ज्यादा नहीं बट वीकली अट्रैक्ट करता है बेटा, ठीक है। और ये अनमैग्नेटाइज किया तो मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिखो क्या, रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिमूव, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव की, रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर करते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक रिमूव, है ना, रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज होगा। पैरामैग्नेटिक ये जो सब्सटेंस है बेटा वो क्या होगा, अनमैग्नेटाइज, या लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे वो वर्ड अच्छा लगा, लॉस इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म लॉस करेगा। और एग्जाम्पल देना है तो दे दो, 5वें पॉइंट में हम लोग एग्जाम्पल देंगे बेटा। तो ये 5 पॉइंट फिक्स करना कभी भी, एग्जाम्पल ये याद रखने के लिए, H2O ऑक्सीजन, है ना, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। समझे कि ये 5 पॉइंट फिक्स करो तीनों पॉइंट में। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में फर्क है, वहां पे वीकली रिपेल करेगा, यहां पे वीकली अट्रैक्ट करेगा, एकदम अपोजिट है, अपोजिट कर दो बच्चों। चलो क्या पढ़ना है, सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है उसी को मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब देखते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होते हैं। लॉस द मैग्नेटाइजेशन फील्ड रिमूव करेंगे तो क्या होगा, लॉस द मैग्नेटिज्म हो जाएगा। अंडरगो द पैरामैग्नेटिज्म, सब्सटेंस मस्ट हैव द 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी है। This is because the unpaired electron attack the magnetic field, they are causing the magnetism, paramagnetism। चलो हम लोगों को प्रॉपर्टी देखना बच्चों, मैंने जो 5 पॉइंट लिखे, अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो 6 पॉइंट लिखना है। 6 पॉइंट में मेरे 5 पॉइंट पक्के हो गए, बट यू शेप में जो फ्लूइड लिया वो अट्रैक्ट करेगा, और जो रॉड है, रॉड जो ऐसा लटकाया था वो भी अट्रैक्ट करेगा, इतना ही लिखना, वो रिपेल करता है, अट्रैक्ट। चलो पढ़ते। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली मैग्नेटाइज होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है। एवरी एटम मैग्नेटिक डायपोल हैविंग द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है इसका, जैसे मैंने बताया आपको। यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑल एटम ओरिएंटेड रैंडम एंड कैंसिल ईच अदर, पहले जो था ना ऐसे, तो ये ऐसे एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कैंसिल ईच अदर कर रहे थे। रॉड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रीली सस्पेंडेड करोगे तो ये नहीं क्या, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा। यूट्यूब में डालोगे तो ये वीकली अट्रैक्ट करने के कारण वो क्या करेगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे वो क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा, अपर लेके जाएगा बेटा।
और यहाँ पे भी आप पर ज़्यादा पॉइंट लिखने नहीं, मैंने दिए ज़्यादा, लेकिन लास्ट का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करोगे मटेरियल से तो वो अनमैग्नेटाइज या लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म करेगा, ये पॉइंट याद रखना। और अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी डिग्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से। मैं पहले मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, ये पॉइंट बाद में आएगा। देखो मैग्नेटाइजेशन से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, मतलब मैंने क्या किया था, डायग्राम याद है, पहले ऐसा मटेरियल था, इसमें देखो डायपोल इधर उधर थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वीकली है ना इस्तेमाल किया, तो कुछ डायपोल थोड़े अलाइन होने की कोशिश कर रहे इसमें, और एक्सटर्नल बी जो है एक्सटर्नल नॉट जीरो है, ये स्ट्रॉन्ग की, तो सभी डायपोल अलाइन हो गए एक्सटर्नल फील्ड की तरफ। समझे क्या? मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। जैसे मैं टेम्परेचर देने लगाऊं तो ये डायपोल को एनर्जी मिलेगी, डायपोल रैंडम डिसऑर्डर मोशन में ऐसे घूमने लगेंगे, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा अप्लाई करोगे उतने डायपोल अलाइन होंगे, मैग्नेटाइजेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इक्वल टू सी बी बाई टी चलेगा। बी का एक फार्मूला है बच्चों, म्यू नॉट एच, मैंने डेफिनेशंस बताई आपको, याद होगी, म्यू नॉट एच रख दे सर इस इक्वेशन में। चलो पुट इक्वेशन 1 बोलो, पुट इक्वेशन 1 करते, यम इज इक्वल टू सी म्यू नॉट एच बाई टी। ठीक है, चलो तो यम अपॉन एच इधर आएगा, बचा क्या बेटा, सी म्यू नॉट डिवाइड बाई टी। लेकिन यम बाई एच किसकी डेफिनेशन से बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन से यम अपॉन एच, या यम इज इक्वल टू झाई एच लिखा होगा बस, ठीक है ना। तो इसको झाई बोलेंगे, ये सी म्यू नॉट अपॉन टी, ये फार्मूला मिला बेटा। या मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी को म्यू आर -1 भी बोलते हैं, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी का फार्मूला वो सी म्यू नॉट बाई टी। लेकिन जाय और टी का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वही दिखा रहा बेटा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाया तो मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी कम, मतलब जो मैग्नेटाइजेशन होने के लिए जो रिस्पॉन्स मिल रहा था वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। समझे क्या? तो ये थी इसकी कहानी, किसकी, पैरामैग्नेटिक की। अभी हमको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ जाना है। मेरे पॉइंट ऑफ फिक्स है भाई, पहले देखो पेड इलेक्ट्रॉन्स थे डायमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ डोमेन से बच्चों क्या है, यहाँ पे डोमेन से ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास जो भी पॉइंट होगा वो डोमेन्स के लिए तैयार रखना है। देखो डोमेन। दूसरी बात, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी कैसी बेटा, पॉजिटिव एंड वेरी हाई या लार्ज लिख सकते हैं, वेरी हाई भी शब्द होता है और लार्ज भी एक ही बात है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे सर इसके बारे में, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, डोमेन से पॉजिटिव एंड लार्ज है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। बाद में ये क्या करता है बेटा, इसको अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया तो फेरो टू पैरा होता है बस, हाँ ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। ये रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कन्वर्जन होगा फेरो टू पैरा, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, एस आई एन सिंक, एस एन स्टील आयरन निकेल कोबाल्ट, यस एक इसके एग्जाम्पल बेटा, स्टील आयरन निकेल कोबाल्ट, ठीक है। ये 5 पॉइंट याद रखना। चलिए डोमेन्स क्या है सर, लेकिन डोमेन वर्ड, डोमेन मतलब कुछ नहीं बेटा, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कितने छोटे छोटे राज्य देखो, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार, बहुत सारे, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना, समझ लेना, नहीं तो सर देखो महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, एमपी, पता है ना, आंध्रा, तो ऐसे छोटे छोटे राज्य होते हैं, इसको डोमेन्स कहते हैं। और उस राज्य में जो रूल होता है एक जैसे होता है। गुजरात में लिकर नहीं चलेगा तो पूरे राज्य में नहीं चलेगा,
महाराष्ट्र में लीकर चलता तो चलता है वैसे बेटा। चलिए सच सब्सटेंस एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बिकम द परमानेंट मैग्नेट होता है ये फेरोमैग्नेटिक परमानेंट मेटल रेयर अर्थ सच एज आयरन कोबाल्ट निकल एंड सम ट्रांजिशन मेटल अलॉय एग्जीक्यूट द फेरोमैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक में गिने जाते हैं। सर एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिक बेसिस ऑफ द डोमेन्स थ्योरी के लिए बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डोमेन्स थ्योरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर्स ऑफ डोमेन्स होते हैं, एक मटेरियल में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। इवन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलियंस ऑफ एटम मैग्नेट फ्रॉम ग्रुप में होते हैं। मैं दिखाऊं क्या, देखो बेटा ये है हमारा सब्सटेंस और ये है इसका समझो एक डोमेन्स, इसमें सब देखो सभी डायपोल एक ही दिशा में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना, ये है डोमेन्स बेटा, ठीक है। अनदर दूसरा डोमेन्स के बारे में देखो, इसमें समझो सब इस तरफ है, समझो ये डोमेन्स का डायरेक्शन, समझे क्या, देखो एक ही दिशा में होता है डोमेन्स में, है, और ये है यहां पे, ठीक है, ओके। ये समझ में आ रहा है, ये डोमेन्स है, ये डोमेन्स है बच्चों, यही डोमेन्स है, ठीक है, यही डोमेन्स है। तो ये है, ठीक है, ये है, ये क्या हो रहा है भाई, देखते हैं। ये है डोमेन्स, इसमें चलेगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहे डोमेन्स छोटे छोटे। ये डोमेन की जो साइज है, डोमेन की जो साइज होती है वो होती है 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁴, और नंबर्स ऑफ जो एटम्स होते हैं इसमें, ये डोमेन में 10⁻10 to 10⁻17 इतने नंबर्स ऑफ एटम होते हैं। ध्यान रखना, साइज जो है बच्चों 10⁻⁻⁶ to -4 है, नंबर्स ऑफ एटम है 10⁻10 to 10⁻17, इतने इस पे एटम है। समझ में आ रहा है क्या, ये ग्रुप में मैं जो बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द डोमेन थ्योरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन द लार्ज नंबर्स ऑफ डोमेन, बहुत सारे डोमेन है इसमें, दिखाई दे रहे आपको। इवन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की इस सब्सटेंस पे, है ना, मिलियंस ऑफ एटॉमिक मैग्नेट फ्रॉम ग्रुप में है, इसमें दिखाई दे रहा है हमको। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑल एटम वन डोमेन अलाइन द सेम डायरेक्शन, एक डोमेन्स में, ये जो डोमेन्स है हमारे पास, इसमें सभी के सभी का डायरेक्शन सेम होता है। ईच डोमेन्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल, इनका डायपोल मोमेंट है, इनका भी है, इनका डायपोल मोमेंट, इनका रेड वाले का, ग्रीन वाले का, व्हाइट कलर का, हर किसी का डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट आपको मिलेगा, डोमेन्स का, मटेरियल का नहीं। ये डोमेन से ये डोमेन है, ये डोमेन, इन डोमेन का हर कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। डोमेन्स इवन इरेगुलर शेप लार्ज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। डोमेन्स क्या है बच्चों, तो रीजन इन द ऑल मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन द सेम डायरेक्शन, है ना, रीजन ऐसा एक रीजन है, ऑल मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं उसमें, इसी को डोमेन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे एक्सप्लेनेशन में मैं सीधी सीधी बात करूंगा। अभी हम लोगों को ये जो डायग्राम है इसी का आधार लेके करूंगा मैं। ये क्या होता है बेटा, इसके ऊपर जब भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, ये तो ये जो एक्सचेंज, ये कपलिंग बोलते हैं, ये कपलिंग है, ये कपलिंग है, ये कपलिंग है, और सभी के सभी डायपोल फिर एक ही दिशा में हो जाते हैं ऐसे, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसलिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड कोई बाहर से भी जा रही है ना, तो अंदर से ही जाएगी, खींच लेगा अंदर से ऐसे, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सभी ये जो डोमेन से हो जाएंगे, कपलिंग हो जाएगी। ये एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं इसको, फ्लिपिंग भी नाम है आई थिंक, कहीं तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये यहाँ पे ठीक है। अभी देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करता है डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इसी को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। मैंने इसका एग्जांपल SiC सिंक इस्तेमाल किया, स्टील बोलते हैं इसको, आयरन है, निकेल है, और एक कोबाल्ट है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अभी।
इनकी प्रॉपर्टीज। आप लोगों को मैंने शॉर्टकट में प्रॉपर्टी बताई कि इसमें डोमेन्स होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो वो अलाइन होते हैं। चलिए देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करता है डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्ट्रांगली ये सभी डायपोल अलाइन होते बेटा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करता है। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पॉजिटिव एंड वेरी हाई होती है। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी मैंने लिखा ना बेटा, पॉजिटिव एंड वेरी हाई या लार्ज लिखा होगा। एवरी आइटम मैग्नेटिक डायपोल हैविंग द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है इसका, है ना। एवरी आइटम जो है मैग्नेटिक डायपोल, इसका रिजल्टेंट डायपोल मिलता है। ग्रुप ऑफ एटॉमिक मैग्नेट अलाइन द वन डायरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ कपलिंग इज कॉल्ड एज द डोमेन्स। वो डोमेन्स की कपलिंग होती है, मतलब सब एक ही दिशा में हो जाते हैं। डोमेन्स आर ओरिएंटेड रैंडम। रिजल्टेंट मूवमेंट अगर जीरो मिलेगा, अगर ये जो हमने देखा था इसके ऊपर अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये रिजल्टेंट मोमेंट है डोमेन्स का। इसका भी डोमेन्स का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसका भी है, इसका रेड का है, ग्रीन का है, व्हाइट का है। बट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूरे सब्सटेंस का निकालो तो जीरो मिलेगा, क्योंकि ये डोमेन्स ये डोमेन्स कैंसल आउट करते एक दूसरे को। बट मैं जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करूंगा बच्चों, तब अनमैग्नेटाइज स्टेट में ये होता है। बट मैं उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो सभी डायपोल एक जैसे अलाइन होंगे एक्सटर्नल फील्ड की तरफ और वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। हमने एक रॉड को लटकाया बच्चों, तो रॉड फ्रीली सस्पेंड किया था, याद है आपको? तो वो ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने कोई फ्लूइड यू ट्यूब शेप में डाली है जहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, उस तरफ वो अपर जाएगा, इस तरफ लोअर आएगा। इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड गैसेस में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती। कहां बेटा? लिक्विड एंड गैसेस डज नॉट शो द फेरोमैग्नेटिज्म। लिक्विड और फ्लूइड में बोल सकते हैं, लिक्विड एंड गैसेस में फ्लूइड ही होता है, ये फेरोमैग्नेटिक दिखाई नहीं देता। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप रिमूव करोगे, है ना, लॉसेस द मैग्नेटिक कंप्लीटली हो जाएगा। डज नॉट लॉसेस इट्स मैग्नेट, पूरी नहीं होती, पैरामैग्नेटिक, फेरो टू पैरा होता है। मैं दिखाऊंगा अभी। एक क्यूरी टेम्परेचर बच्चों, इसके ऊपर भी बात करनी मुझे। क्यूरी टेम्परेचर क्या बात करना है मुझे? क्यूरी टेम्परेचर क्या है? बिकम पैरामैग्नेटिक, है ना क्यूरी। जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक हो जाता है उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। मैं पहले क्यूरी टेम्परेचर को कवर करूंगा, बाद में डिस्टिंग्विश, ठीक है। इसका ग्राफ, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, देखिए यहाँ पे 0 टेम्परेचर होगा, फिर टेम्परेचर 10 डिग्री 20 ये 30 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो इसकी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पहले हाई थी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव वो अट्रैक्ट करता है, पता है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ ग्राफ है। नीचे आता तो निगेटिव की तरफ आता, पता ना, इधर निगेटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव, मतलब ये क्या है? फेरो और पैरा ही है। आपको कैसे पता लगा? पॉजिटिव है तो फेरो या पैरा। डायमैग्नेटिक में निगेटिव मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी होती है। देखो यहाँ पे इसकी देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक टेम्परेचर ऐसा होगा बेटा, एक पॉइंट जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होगा, उसी को क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे इट इज ऑब्जर्व व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीटेड करोगे। देखो ये क्वेश्चन कब आया है? हीटेड मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज द टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर लॉसेज द मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली वैनिश। टेम्परेचर बढ़ाने से वो डायपोल को एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, और वो रैंडम डिसऑर्डर मोशन में मूव करते हैं। इसीलिए बच्चों यहां पे हीट देने से डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। क्यूरी टेम्परेचर क्या? द टेम्परेचर एट विच डोमेन स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉय। डोमेन स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? डिस्ट्रॉय, एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। इसी को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। देखो टेम्परेचर इंक्रीजेस, thermal vibration of atom given ferromagnetic substance increases. As the result, inner atomic coupling become weak हो जाएगी वो, है ना। The higher temperature exchange coupling between the atom, है ना, वो ब्रेक करेगा और वो रैंडम डिसऑर्डर मोशन में घूमते रहेंगे। हम लोगों को डिस्टिंग्विश, मैंने जो पॉइंट बोले ना वो लिखने। अब डायमैग्नेटिक में क्या लिखोगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
पहला पॉइंट। यहां क्या लिखोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यहां डोमेस। यहां क्या लिखोगे, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव है, स्मॉल ए। यहां पॉजिटिव स्मॉल ए पैरा में, फेरो में पॉजिटिव एंड लार्ज है, यही लिखना है। हाँ, ये वीकली रिपेल करेगा, ये वीकली पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल रिमूव करने से लॉसेस ऑफ मैग्नेटिज्म होगा, इसमें भी लॉसेस ऑफ मैग्नेटिज्म ही होता है, या फेरो टू पैरामैग्नेटिक होता है। वो पॉइंट लिखने से मैं जो पॉइंट मेरे मन से जो दे रहा हूं वो बहुत काम आएंगे आपको डिस्टिंग्विश में। चलो बच्चा, अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, लेकिन इसके थोड़ा सा इक्वेशन जो बाकी है बच्चों उसको कवर कर लेते हैं। मुझे बताओ बेटा, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे टी माइनस टी सी लिखना पड़ेगा। क्यों सर, टी ये टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, है ना। टी सी मतलब जो पहले टेम्परेचर था, होगा ना 5 से 7 8 10, एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जिस टेम्परेचर पे हमारा क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा ना ये गिवन में, समझे क्या। तो ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ये जो है बच्चों, मैं इसकी कहानी बताऊंगा, खुद मजा आ जाएगा बच्चा। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसके लिए हिस्टेरेसिस क्या होता है, इसके लिए मैं खुद डायग्राम ड्रॉ करूंगा। मुझे क्या करना पड़ता है, पहले सोलेनॉइड क्या ड्रॉ करना पड़ता है बेटा, सोलेनॉइड। ये मस्त पैकी सोलेनॉइड ड्रॉ करो। ये सोलेनॉइड में मैंने क्या किया, ठीक है, ये ठीक है, ये सोलेनॉइड, यहाँ पे बैटरी लगाओ सर, बैटरी, यहाँ की हायर लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ये की बेटा, करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसे तैयार होगी कि नहीं, राइट है, करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती ना, उसके लिए फार्मूला इंटेंसिटी N × I। बेटा नंबर्स ऑफ टर्न कितने हैं, करंट कितना है, इसके ऊपर इसकी इंटेंसिटी है, रेड लाइन बढ़ते जाएगी, करंट बढ़ाओ, नंबर्स ऑफ करंट बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, राइट है। हमने इसके अंदर डाला है बच्चों एक रॉड, क्या डाला है, एक रॉड, ऐसे रॉड डाला, रॉड का होगा मैग्नेटाइजेशन, और यहाँ पे करंट बढ़ाने का एक लगा दिया हमने ऐसा नॉब। तो हो रहा क्या बेटा, पहले कोई भी करंट नहीं था, तब हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं थी, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन इस रॉड के अंदर नहीं हुआ। तो ये केस है बेटा, ये ठीक है, ये 0। अब मैंने इसमें की क्लोज की तो इंटेंसिटी बढ़ा दो। देखो बेटा, मैं करंट बढ़ाना मतलब इंटेंसिटी, जब मैं बोलूंगा ना करंट बढ़ा रहा हूं, तब बोलेंगे एच बढ़ रहा है, एच इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, और बी जो है मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो एक्सिस पे है, ठीक है ना। इन बातों को याद रखना। देखो धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे बेटा। तो मैंने क्या किया, देखो ये जो रॉड है हमारा, ये रॉड के अंदर थे डायपोल है ना इसके अंदर। अब मैं इसको जूम आउट करके यहां दिखा रहा हूं, मैं करंट बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे करंट बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाली बढ़ेगी, ये जो है ये, तो डायपोल कुछ अलाइन होने की कोशिश करते रहेंगे ऐसे, उस दिशा में, किस दिशा में, जिस दिशा में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जो दिख रही है, मतलब ये एच बढ़ा रहा है, मतलब आई बढ़ाने से फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन होगा। तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन लीनियर नहीं, नॉन लीनियर जा रहा है, एकदम प्रमाण में नहीं हो। दोबारा मैंने यहाँ पे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक बढ़ाई सर, करंट बढ़ाया, करंट बढ़ना मतलब इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो ये भी स्ट्रांग होगा। अब ये डायपोल जितने थे उतने एक्सटर्नल फील्ड के दिशा में हो गए। समझो मेरे पास 6 थे, 6 के 6 एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाई मैंने, एच बढ़ाया मतलब आई बढ़ाया, करंट बढ़ाया, एच मतलब लाइंस ऑफ, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गई, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ी, तो डायपोल अलाइन हो रहे थे धीमे 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 करते करते, देखो बढ़ते 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 बढ़ गए बेटा, ए तक आ गया। अभी पूरे के पूरे डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गए। देखो एच भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा था, बट नॉन लीनियर। तो अब यह सैचुरेशन हो गया बेटा। अगर किसी को बोलूं मैं अभी भी मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊं, तो अब नहीं होगा, कितना भी तुम बढ़ाओ आप कोई फायदा नहीं है। कितनी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक एच कितना भी बढ़ा तो बी बढ़ेगा क्या, नहीं, बी मतलब मैग्नेटाइजेशन अब होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पूरे की पूरे डायपोल हो चुके हैं। मैंने यहां पे करंट बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई,
करंट बढ़ाना मतलब एच, एच बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन हो रहा था, धीमे धीमे होते होते पूरा होगा। आप कितनी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ कोई फायदा नहीं है। ओके सर, अब मैं करंट कम करने जा रहा हूं। अब मेरा करंट कम करने का मूड है भाई। करंट कम करना मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड कम करना। मैग्नेटिक फील्ड कम करेंगे हम लोग। अभी देखो यहां पे करंट कम कर रहा हूं मतलब एच, मतलब ये नंबर्स ऑफ लाइंस जो इंटेंसिटी कम हो रही है, कम होने से देखो इसको वीक बोल सकते हैं आप लगे तो, इसको स्ट्रांग बोल सकते हैं, इसको स्ट्रांग, स्ट्रांग से अब वीक होगा नहीं, यहां पे स्ट्रांग था ना, ये तो स्ट्रांग स्ट्रांग दोनों भी स्ट्रांग ही बेटा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको स्ट्रांग ही बोल देते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग ही है ना, ये वीक था, है ना। अब स्ट्रांग से मैंने वीक किया, थोड़े से डायपोल भाई डगमगाए गए या उसी दिशा में रहेंगे क्योंकि हो गए ना एक बार। देखो अब थोड़ा सा ये वीक हो गया बेटा, वीक हो गया, ठीक है, ओके। थोड़े से इधर उधर होंगे, और कम किया मैंने, और कम की थी, और कम करने से मान लेते कि बी जीरो ही कर दिया, बी को क्या मैंने जीरो ही किया, यच मतलब बी नहीं बोल सकता हूं, यच जीरो किया, यच बोलना पड़ेगा सर क्योंकि करंट कम कर रहा हूं ना मैं करंट कम कर रहा हूं बेटा। करंट कम करते 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 एकदम जीरो कर दिया, यच जीरो हो गया। यच जीरो हुआ तो करीब तो भी डायपोल इसी दिशा में थे क्योंकि ऑलरेडी उनको मिली है ना भाई। देखो ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसी दिशा में है जिस दिशा में एक्सटर्नल फील्ड थी ना, तो भी कुछ, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये फेरो टू पैरा हो सकता है, फेरो टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है। मैंने अभी जीरो मतलब करंट कम, पहले बढ़ाया बाद में कम 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 किया, जीरो कर दिया। एच कम मतलब करंट जीरो किया तो भी डायपोल एक्सटर्नल फील्ड की जो दिशा थी उसी दिशा में फिलहाल में है, मैग्नेटाइजेशन तो भी मटेरियल में है। तो इसीलिए मैं यहां से यहां आ सकता हूं। देखो ये दिख रहा है बच्चों आपको, यहां से यहां से यहां आ रहा हूं बेटा, यहां से यहां। तो आपका यच देखो, यच जीरो है, बट मैग्नेटाइजेशन तो भी इसके अंदर है। कुछ डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ थी तो भी है, मतलब ये किसी को हल्के तरीके से अट्रैक्ट करेगा। हाँ, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होता है ना, अट्रैक्शन, यहाँ पे वीकली अट्रैक्ट होगा। तो बच्चों इस केस को जहां पे यच जीरो हो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसको रिटेंटिविटी कहते हैं। बोलो एक बार, रिटेंटिविटी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो बट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट जीरो, नाउ देन इट इज कॉल्ड एज क्या बोलना है इसको, रिटेंटिविटी। अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं इसको रिवर्स करंट कर रहा हूं, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। देखो रिवर्स समझ में आ रहा है सबको, रिवर्स जब कर रहा हूं तब यहां पे ये है रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स कर रहा हूं मैं। अब रिवर्स कर दिया तो क्या होगा सर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अब देखो पहले थी लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है। देखो राइट, लेफ्ट टू राइट, अब यहां पे राइट टू लेफ्ट है। अब क्या होगा, अब ये डायपोल है ना बेटा, खुद की पोजीशन चेंज करेंगे, ये बोलेंगे थोड़ा सा मैं इधर इधर सटक जाता हूं, थोड़ा सा सटक जाता हूं, सटक गए भाई, बहुत नहीं लेकिन थोड़े, कुछ हो रहे कुछ नहीं हो रहे, और रिवर्स में करंट बढ़ा दिया। रिवर्स में मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं बेटा, रिवर्स में करंट बढ़ाना मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। तो यहां पे और देखते हैं, और स्ट्रांग कर दी मैंने, थोड़े सा पहले से जरा स्ट्रांग कर दी। अब ये डायपोल रैंडम डिसऑर्डर हो गया, अब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड की तरफ नहीं, कुछ नहीं, रैंडम डिसऑर्डर, ये हो गया बेटा। मतलब इस केस में क्या हुआ, इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट बी इज इक्वल टू जीरो। देखो बी की वैल्यू, ये बी है ना, बी के लिए तो ये जीरो हो गया, यहां से यहां आ गया ना, मैं बी से सी आ रहा हूं ना, तो ये है बी जीरो हो रहा है, बी जीरो है, बट एच माइनस में है ना। माइनस में क्यों, क्योंकि बेटा मैंने रिवर्स में बैटरी का कनेक्शन किया, तो यहां पे सभी डायपोल रैंडम डिसऑर्डर मोशन हो गए भाई। एक्सटर्नल फील्ड उल्टे दिशा में की, कौन सी दिशा में, उल्टे दिशा में की, तब की कंडीशन से ये, ओके बच्चों, इस कंडीशन को कोर्सिविटी कहा जाता है। अब दोबारा मैंने निगेटिव बढ़ा दिया बेटा, निगेटिव समझ रहे हो ना,
निगेटिव करंट बढ़ा दिया, ये निगेटिव करंट बढ़ा है तो ये स्ट्रांग हो गया बेटा, ये है, ये स्ट्रांग हो गया, एच मैग्नेटिक फील्ड जो ये स्ट्रांग हो गई है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब क्या हुआ बेटा, डायपोल उस दिशा में होने के चांसेस है और वो हो गए सभी के सभी इसी दिशा में, समझ रहे, उस दिशा में हो गए, जिस दिशा में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस दिशा में। तो वहां से क्या हुआ बेटा, अभी मैंने यच बहुत बड़ा हाइयर बढ़ा दिया, तो यच देखो, अब देख पा रहे बेटा यच कितना माइनस में बढ़ा गया, सबसे ज्यादा ना यच देखो, यहाँ पे कम, यहाँ पे बढ़ रहा है, और बी भी यहाँ पे बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजेशन भी रिवर्स में हो रहा है बेटा, वो डी है, दोबारा सैचुरेशन हो गया। अब कितनी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, कितना भी रिवर्स करंट अप्लाई करो, तो भी हमारे डायपोल अलाइन नहीं होंगे, पूरे के पूरे डायपोल उल्टे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गए, समझे। दोबारा मुझे क्या करना पड़ा सर, इसको दोबारा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दोबारा वही केस बेटा, ये दोबारा यही। हमने क्या सीखा बच्चों, जिस पास से गए थे उस पास रिट्रेस नहीं हो चुकी है, इसीलिए इसको हिस्टेरेसिस बोला गया है बच्चों, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, जो चीज़ें हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन की है। अभी परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट देखना है। राइट द नोट इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो स्टेट देयर यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट आयरन लेना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, पहली बात, इसकी लार्ज परमेबिलिटी 1000 से ज़्यादा हो, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन हो, इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट में कई आ जाता है। क्या क्या, दोबारा बोलो एक बार। सॉफ्ट आयरन होता है, हैविंग द लार्ज परमेबिलिटी 1000 से बड़ी होनी चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए, है ना, और ये मटेरियल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट आयरन रॉड है, जो कि रॉड ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक में प्लेस इन सोलेनोइड में रखते हैं, हमने अभी सोलेनोइड में जो रखा था। ऑन पासिंग द करंट थ्रू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड इंक्रीज 1000 ऑफ वोल्ट। जितनी ज़्यादा हम नेटर मारे सोलेनोइड की, उतनी ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा। व्हेन द करंट थ्रू द सोलेनोइड स्विच ऑफ किया तो एसोसिएट द मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिवली बिकम क्या हो जाएगी, जीरो होगी, करंट जीरो कर दिया तो। इलेक्ट्रोमैग्नेट देयर यूजेस देखो, ये होगा हमारा। सबसे पहले नोट में क्या लिखना है, सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है आपकी वो लार्ज होनी चाहिए 1000, स्मॉल रेटिंग मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए। फिर हमने सॉफ्ट आयरन रॉड किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलेनोइड में कैसे डाला, करंट कैसे पास किया, करंट कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे होती है, ये बताना है। अब हम लोगों को यूजेस, हमने घर की बेल देखा होगा, स्पीकर देखा होगा, उसमें एक मैग्नेट होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, सर्किट ब्रेकर, रिसर्च लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। गेंद इलेक्ट्रॉन जो कि लिफ्ट में होते हैं, क्रेन के लिए उठाने के लिए बड़े बड़े चीज, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट यूज टू प्रिपेयर द हाई मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू फ्यू टेस्ला में इस्तेमाल करते हैं। टेस्ला मतलब बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस होता है। सच मैग्नेट यूज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किया है, किसी ने देखा, नाम तो सुना होगा, वो डालते भाई कैमरा अंदर से, वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज होता है बेटा। मैग्नेटिक शील्डिंग, लास्ट और फास्ट टॉपिक करते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है बच्चों, आपको छोटा सा सवाल है। हम लोग बारिश है और मेरे एक घर छोड़ के मुझे एक मेडिकल पे कुछ लाना है, पैसे लेके गया, 4 व्हीलर गाड़ी लेने की जरूरत नहीं बेटा, निकालने को परवड़ेगा नहीं, 2 व्हीलर भी गाड़ी नहीं निकाल सकता, बहुत नजदीक है। तो बारिश से बचने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको भी पता है, छतरी या रेनकोट। निकालते, किससे बचना है आपको? बारिश से। वैसे कभी कभी लेबोरेटरी में, कई प्रैक्टिकल चीजों में मैग्नेटिक फील्ड से बचना पड़ता है, और वो बचने के लिए मैग्नेटिक शील्डिंग बनाई गई है। जैसे रेनकोट बनाया है बारिश से बचने के लिए, छतरी बारिश से बचने के लिए, वैसे मैग्नेटिक शील्डिंग किसी चीज को बचाने के लिए। तो ये सॉफ्ट आयरन की रिंग होती है, मैं बना रहा हूं, देखो ये सॉफ्ट आयरन की रिंग है बेटा, ये सॉफ्ट आयरन की रिंग है, ये फेरोमैग्नेटिक है। अगर आपने इधर नॉर्थ ले लिए और इधर साउथ ले लिया, तो ये क्या करेगा मालूम है आपको? मैग्नेटिक फील्ड आली ये दे, इधर अंदर खींच लेता है, सिकुड़ लेता है बेटा। फेरोमैग्नेटिक ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करता है ना,
तो खुद के अंदर से अट्रैक्ट करेगा। ये देखो, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, ये भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, ये अट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा, ठीक है। इसके अंदर ये क्या, इस एरिया से नहीं, इस एरिया को कहते हैं शेल्डिंग, अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूं, इसी एरिया को कहते हैं बेटा शेल्डिंग, शेल्डिंग एरिया, मतलब इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाते, शेल्डिंग एरिया बोलते हैं, शेल्डिंग एरिया या शेल्डेड एरिया भी बोलेंगे हम लोग। ये जो रिंग है ना बेटा, खुद के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड वो सिकुड़ लेता है ताकि इसके अंदर कोई नहीं जाए, थोड़ी बार जाती होगी ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्स टू मैक्स इसके अंदर से वो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर नहीं जाने देता, प्रोटेक्शन करता है भाई। तो देखते हैं यहां पे क्या बोला, प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एंटरिंग रीजन, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को आने से रोकने का काम मैग्नेटिक शील्डिंग करता है, मैग्नेटिक शील्डिंग करता है। यूजेस देखते भाई, कहां कहां इस्तेमाल करते देखो, व्हेन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएगी, इसके अंदर क्राउडेड हो जाएंगी, है ना, लीव द फ्यू आउटसाइड, आउटसाइड में फ्यू बाहर से भी आउटसाइड में जाएगी, ऐसा रहती। द क्लोज स्ट्रक्चर मटेरियल स्पेरिकल सेल kept the field very few lines force passing through the enclosed space, थोड़ी सी लाइन जा सकती है इनक्लोज में से, बट मैक्सिमम नहीं जाने देता। मोस्ट ऑफ लाइंस विल क्राउडेड इनटू द आयरन सेल, इस आयरन सेल में से ही होते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक शील्डिंग, इसी को बोलते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली सराउंडेड द सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, खुद के अंदर सिकुड़ लेता है और अंदर वाले मटेरियल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। सर यूजेस बताओ, मैग्नेटिक शील्डिंग यूज स्पेसशिप में बहुत जरूरी होता है, ये लगाते बेटा मैग्नेटिक शील्डिंग। सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड से, वहां पे भी लगाते बेटा ये मैग्नेटिक, है ना, शील्डिंग। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है। पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशन के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।